नमस्कार, शुभ संध्या। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस गोष्ठी पे। ये ई गोष्ठी हम समय समय पर आयोजित करते रहते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैला सके कुपोषण संबंधी विषयों पे। आप सभी जानते होंगे कि ये अगस्त का पहला हफ्ता है और ये मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में। विश्व स्तनपान सप्ताह की शुरुआत हुई 1992 से। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और यूनिसेफ ने इसका आधार रखा क्योंकि उन्हें ये महसूस हुआ कि स्तनपान एक वैसा विषय है जिसको लेके अभी भी लोगों के बीच में बहुत कम जानकारी है, और अगर हम एक सही कदम के रूप में स्तनपान को लेके चलते हैं तो हम कुपोषण की समस्या पे बहुत हद तक काबू पा सकते हैं। विश्व के आज के समय में 170 देश इस दिवस को, इस सप्ताह को मनाते हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसे बहुत सारी गतिविधियों को करें, वेबिनार्स करें, सेमिनार करें, आंगनवाड़ी में जाके एक्टिविटीज करें ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जान पाएं कि स्तनपान का हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में क्या महत्व है। इस वर्ष की जो विश्व स्तनपान सप्ताह की थीम है वो है स्तनपान के लिए कदम बढ़ाएं, शिक्षा और समर्थन, और यही हमारी आज की गोष्ठी का विषय भी है। इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अपनी संरक्षिका डॉक्टर पूनम खन्ना मैम का कि वो आज के विषय के बारे में 2 शब्द कहें और आज के हमारे विशेषज्ञ को भी आमंत्रित करें। वेलकम मैम। थैंक यू डॉक्टर रचना। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है कि नहीं, ताकि मैं आगे बोलूं। जी मैम, आपकी आवाज साफ सुनाई दे रही है। ठीक है। आप सभी को मेरा बिग नमस्कार, और मैं आप सबका आज के इस ई गोष्ठी सत्र में स्वागत करती हूँ। आप लोगों ने अपना बहुत ही कीमती समय हमें दिया है, और ये हम सब जानते हैं कि जो स्तनपान है वो एक बच्चे के जीवन का आधार है, और हर साल हम लोग ये सप्ताह इस सोच से मनाते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों में जागरूकता फैला सके, या किसी भी तरह की कोई शंका है स्तनपान को लेके तो उन शंकाओं का निदान जो है हम इस एक सप्ताह में करें। वैसे हम रेगुलर भी करते हैं, लेकिन ये फोकस रहता है, तो हम स्तनपान से जुड़ी जितनी भी शंकाएं होती हैं उनका निदान हम इसमें करते हैं। दूसरा, यदि हम भारत के आंकड़ों को देखें, मैं थोड़ी देर पहले ही देख रही थी NFHS 5 के आंकड़ों को, तो उसमें मैंने देखा कि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैं वो अर्बन में तो 93.6% रहा है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का रेट, और ओवरऑल हम देखें तो ये 88.6 था। तो सोचने की बात ये है कि बाकी महिलाओं ने वो डिलीवरीज करवाई तो कहाँ करवाई और उनका क्या हुआ, ये एक क्वेश्चन मार्क है। और यदि मैं चंडीगढ़ का देखूं तो चंडीगढ़ में 96.9% रहा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज का रेट, जो बाकी जो स्टेट्स और यूटीज के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी ये जो बाकी रह जाता है हमारा 3.1, वो कहाँ पे डिलीवरीज हुई, वो एक रहस्य बन जाता है। और जब हम ब्रेस्ट फीडिंग के आंकड़ों को देखते हैं तो उसमें ओवरऑल जो भारत का था वो 64% महिलाओं ने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाई है, जबकि हमारे पास चंडीगढ़ का डाटा जो है वो सिर्फ 1 आवर, विद इन 1 आवर जो डिलीवरीज कराई गई हैं उसका डाटा मेरे को मैंने देखा तो दैट वाज 63.7% था। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को लेके जो है NFHS 5 में वो आंकड़े दर्ज नहीं किए गए हैं, लेकिन यदि उसमें भी कमी रह गई है तो वो कमी क्यों है? अगर 90% हमारी डिलीवरीज जो हैं वो इंस्टीट्यूट में हो रही हैं, तो क्यों 60 से 65% के आसपास हमारा जो है ब्रेस्ट फीडिंग का रेट है वो उसके साथ मेल क्यों नहीं खा रहा है? तो ये अपने आप में एक सोचने का विषय है। इसलिए हमें
आपस में मिलके जो है कोशिश करनी है। एक तो जागरूकता, दूसरा जो स्तनपान कराती है महिला उसका खुश रहना, प्रसन्न रहना। क्योंकि हमने पाया है कि जो महिला जो है वो एक अच्छे माहौल में रहती है तो परिवार की जिम्मेवारी बन जाती है कि वो उसको कितना खुश रखता है। तो हमारे अंदर जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स हैं वो ज्यादा रिलीज होते हैं। जब वो रिलीज होंगे तो दूध की जो क्षमता है बच्चे को देने में माँ ज्यादा सक्षम रहती है। तो ये छोटी छोटी चीजें रहती है, इसीलिए हम पीजीआई वाले टाइम टू टाइम ई गोष्ठीज करते रहते हैं। और मैं और मेरी टीम इस बार हम लोगों ने पोषण अभियान चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिशियल्स हैं, सरिता जी हैं और बाकी आप लोग हैं, आप लोगों के साथ मिलके 4 अगस्त को भी हमने एक प्रोग्राम रखा है जिसमें हमने महिलाओं को तो हम जागरूक कर ही रहे हैं, आप लोग भी जागरूक हो रहे हैं, लेकिन जो हमारे परिवार के पिता हैं, बच्चे के जो पिता हैं, उनकी जागरूकता का हमने जो है मुहिम चालू करी है। उसमें मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मैक्सिमम जो है उसमें इन्वॉल्व हो। हमने एक्टिविटीज का आयोजन करना है, नुक्कड़ नाटक का प्रबंध आप लोगों के लिए किया है। तो आप लोग जो है मिलजुल के हमारे साथ इस मुहिम में जुड़िए और इसे बहुत सक्सेसफुल बनाइए। अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आज की हमारी विशेषज्ञ शिल्पी श्रीवास्तव जी जो कि हमारी प्रसूति व स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, उनका स्वागत करना चाहूंगी। और मैं आभारी हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमें समय दिया और आप सबसे ये हमारे साथ, हम सबके साथ जुड़ी हैं। तो आइए डॉक्टर शिल्पी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आपको इस ई गोष्ठी के सत्र में आमंत्रित करती हूं ताकि आप हम सबको जो है स्तनपान से जुड़ी जितनी भी हमारी समस्याएं हैं या जो गैप्स हैं उनके बारे में आप हमें जानकारी दें। प्लीज वेलकम। Thank you so much, ma'am, for introducing me. And I really want to thank Dr. Arun Kumar Agrawal, sir, HOD, Head of the Department and Professor of Department of Community Medicine, and Dr. Poonam Khanna, ma'am, Associate Professor, Department of Community Medicine, PGI Chandigarh, and Dr. Rachna Shrivastava, ma'am, Program Manager, who has given me this opportunity to speak my mind and my vision, my experiences, along with the text on this platform. So I'm really grateful. So स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इसमें हम सभी मेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेज, सारे अस्पताल, चाहे वो गवर्नमेंट अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, बड़े अस्पताल हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, पीएचसी लेवल, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेज जो स्वास्थ्य से जुड़े कॉलेजेस हैं, उन सभी में स्तनपान कराने का महत्व, उसके स्तनपान कराने से जो लाभ होता है और जो भी हानि है वो हम बताते हैं सबको, जिससे कि उस महत्व को जानने से हम ज्यादा से ज्यादा माँओं को, महिलाओं को प्रेरित कर सकें स्तनपान के लिए, और उनके परिवार का सहयोग भी उन्हें मिल सके। क्योंकि सिर्फ माँ के को मानसिक रूप से तैयार करने से कि वो स्तनपान कर रहा है उतना ही सफिशिएंट नहीं है, उतना ही काफी नहीं है, हमें परिवार का सहयोग भी चाहिए। इसीलिए इस बार का जो एम है, इस बार का जो उद्देश्य है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तनपान सप्ताह का, वो है स्टेप अप, एजुकेट एंड सपोर्ट। इसका मतलब हुआ स्टेप अप मतलब हमें और सारे लोगों को इकट्ठा होके और भी ज्यादा विभिन्न प्रकार से, जैसे कि मैम ने बताया कि वेबिनार से, सेमिनार से, जो इन पर्सन हो रहा है हॉस्पिटल्स में, हर जगह पे सबको शिक्षित करना है, प्रशिक्षित करना है सारी माँओं को जो प्रेग्नेंट है अभी, या जो अभी प्रेग्नेंट है, या जो डिलीवरी के दौर से गुजर रही हैं अभी, या जिनको बच्चा हो चुका है, या वो भविष्य में बच्चे प्लान करने वाली हैं, और उनके परिवारों, उनके सगे संबंधियों को प्रशिक्षित करेंगे। और उनका सहयोग भी, उनको सहयोग करने के लिए भी कहना है हमें, क्योंकि ये माँ के लिए अकेले काफी नहीं है। इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट में आया एक रूमिंग इन, क्योंकि मैं जब बच्चों की मतलब माँओं की डिलीवरी करवाती हूँ, उसके बाद जब मैं राउंड लेती हूँ तो मैं देखती हूँ कि माँ एक बेड पे है और जो अटेंडेंट का बेड है बच्चा उस पे है।
तो एक बहुत पहले से एक कॉन्सेप्ट आया था रूमिंग इन का, कि जिसमें बच्चा माँ के पास रहना चाहिए। तो माँ की बच्चे की छुअन से, बच्चे के रोने से, बच्चे की महक से माँ को दूध अपने आप आता है। ब्रेस्ट फीडिंग जो स्टैब्लिश करना है हम लोग को, वो उसमें कम हो जाती है। लेकिन कोई प्रॉब्लम है? हाँ, तो उसमें आवाज बहुत कम है। आवाज बहुत कम आ रही है अभी। हेलो। हाँ डॉक्टर शिल्पी, आप शुरू कीजिए, थोड़ी सी आवाज कम है, धीमी है। अच्छा। तो हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि रूमिंग इन, कि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बच्चे को माँ के पास लेटाया जाए, क्योंकि माँ जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद माँ का तो कोई ध्यान इतना रखता नहीं है, सब बच्चे को लेकर के खिलाने की कोशिश करते हैं। बट उस समय पे डिलीवरी के तुरंत बाद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चे को दूध पीना, बच्चे को स्तनपान कराना, जिससे कि जो कि आंकड़े में देख रही हूँ उसमें 8,20,000 बच्चे से भी हैं जो हर साल 5 साल से कम की उम्र के 8,20,000 बच्चों की जान चली जाती है। उसको स्तनपान कराने से बचाया जा सकता है, कम से कम 87% तक उन बच्चों की जान बचाई जा सकती है। तो इस स्तनपान का इतना ज्यादा महत्व है। उसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट आया है जो अभी थोड़ा नया है, बर्थ कंपेनियन का, जिसमें जब पेशेंट, जो माँ है, जब प्रेग्नेंट होती है तो वो माँ अपने किसी भी जो जिसके साथ वो कंफर्टेबल है, जिसके साथ उसको कोई हिचकिचाहट नहीं है ये बताने में कि मुझे ब्लीडिंग हो रही है या मुझे सफेद स्राव आ रहा है नीचे से या मेरे ब्रेस्ट में चेंजेस आ रहे हैं, तो जब हम एंटीनेटल चेकअप करने के लिए बुलाते हैं तो उसके साथ उसका पति या उसकी बहन या उसकी माँ, जो जिसके साथ भी वो उसको आराम है, उसको जिसके साथ कोई भी हिचकिचाहट नहीं है, कोई भी अपनी परेशानी बताने में, शेयर करने में, उसके साथ हम पूरा उसको एंटीनेटल चेकअप देते हैं, उनको प्रशिक्षित करते हैं, माँ को भी और उसके साथ उसके कंपेनियन को भी, जिससे डिलीवरी के दौरान वो उसकी मदद कर सके। क्योंकि डिलीवरी चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या ऑपरेशन हो, बहुत ही मुश्किल होता है और माँ बिल्कुल डिलीवरी से, ऑपरेशन से थक चुकी रहती है, टूट चुकी रहती है। तो उस समय किसी भी घर वाले के साथ बहुत बहुत मायने रखता है। तो वो घर वाले का साथ की वजह से वो अपने बच्चे से ज्यादा भावनात्मक तरीके से जुड़ पाएगी और माँ को, बच्चे को दूध पिला पाएगी। और उसकी मदद, नर्सिंग स्टाफ की मदद के अलावा उसके घर वाले भी उसकी मदद कर पाएंगे, जो कि उनके साथ हॉस्पिटल के डिस्चार्ज के बाद उनके साथ घर जाने वाले हैं। क्योंकि डॉक्टर्स तो घर में, मतलब डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ तो हॉस्पिटल तक ही आपको सपोर्ट कर सकते हैं, उसके बाद जो आपको सहयोग चाहिए वो आपके घर वालों से ही चाहिए। तो इसलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले स्तनपान के महत्व पे। जैसे कि हम जानते हैं माँ का दूध सदैव साफ सुथरा रहता है, मतलब कि माँ के स्तन में से आ रहा है, तो आपको कोई कटोरी चम्मच इस्तेमाल नहीं करना है, की जरूरत नहीं है, गर्म करने की जरूरत नहीं, में मिलने को बोलता है बच्चे जो चाय पीते हैं और जो माँ का दूध पीते हैं, तो जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनका IQ लेवल, उनकी बौद्धिक क्षमता गाय के दूध पीने वाले बच्चों से हमेशा ज्यादा होती है। माँ का दूध शिशु के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहता है, किसी तैयारी की जरूरत नहीं है। माँ का दूध शिशु के लिए उपहार है, इसको लिक्विड गोल्ड के भी कहते हैं, जिससे खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये इकोनॉमिक तरीके से भी आपके लिए बहुत अच्छा है कि कोई पैसे से या कुछ पैसा या ये सब कुछ जो रिसोर्सेज हैं आपके वो वेस्ट नहीं हो रहे। फिर जन्म के तुरंत बाद जो माँ का दूध होता है वो पीला होता है, गाढ़ा होता है। अब इसमें भी बहुत सारे मिथ हैं कि पीला गाढ़ा दूध, जैसे मैं सुनती हूँ जो दादी होती हैं, माएँ होती हैं, किसी को मैं मतलब कुछ कह नहीं रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ कि जो मुझे डेली इसमें देखने को मिलता है, वो कहती है जो पीला गाढ़ा दूध है वो उसमें जहर है या ज्यादा है, बच्चा नहीं पचा पाएगा, उसको फेंक दो। पर ये जो पीला गाढ़ा दूध है जिसको कोलेस्ट्रम या लिक्विड गोल्ड कहते हैं, जो पहले 2 दिन का दूध रहता है माँ का डिलीवरी के बाद, वो बहुत कम अमाउंट में रहता है। सबसे पहली बात कम में रहता है, तो फिर तो भी कहते हैं घर वाले कि बच्चे का पेट नहीं भरा, बच्चा इसलिए रो रहा है। तो पहले दिन जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पेट की कैपेसिटी, मतलब उसके पेट का जो वॉल्यूम है, मतलब
आयत है वो सिर्फ 5 से 10 ml का ही रहता है, तो एक बार में वो 5 से 10 ml पी करके उसका पेट भर चुका रहता है। तो ऊपर से दूध पिलाने की या शहद, ग्राइप वाटर, गाय का दूध, कुछ भी चटाने की या ऊपर का पानी भी देने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि माँ के दूध में पानी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो पहले दिन का दूध रहता है, पहला जिसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा और पानी, इसके अलावा विटामिन ए होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, लैक्टोफेरिन, लैक्टोपेरोक्सिडेज और लैक्टोएल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये सारे एंजाइम जो होते हैं ये जो बच्चे के लिए वैक्सीनेशन का काम करते हैं। मतलब वैक्सीनेशन का मतलब कि इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसलिए ये दूध बिल्कुल नहीं फेंकना है और ये बच्चे के मुंह में जाना ही चाहिए। अगर बच्चा छोटा है, अगर बच्चा 40 हफ्ते का या पूरे 9 महीने का नहीं पैदा हुआ है और वो दूध पीने में सक्षम नहीं है, या बच्चे को किसी बीमारी की वजह से नर्सरी में रख दिया जाता है, तो भी हम लोग माँ का दूध एक्सप्रेस करा के, यानी हाथ से दबा करके कटोरी चम्मच में ढके हुए बर्तन में ला करके बच्चे के मुंह में डाला जाता है। ये दूध अमृत, सच में अमृत होता है। इसलिए ये दूध बिल्कुल नहीं फेंकना है, ये दूध पिलाना ही है बच्चे के लिए। और हर बच्चे का माँ का दूध हर बच्चे के लिए उसी के अनुरूप होता है। अगर वो समय से कम दिन का है तो उसमें प्रोटीन ज्यादा रहेगा, पानी ज्यादा रहेगा, उसमें ज्यादा एंजाइम रहेंगे जो बच्चे को बीमारियों से बचा सके, बीमारी से लड़ने की ताकत दे सके। अगर बच्चा पूरे महीने का है, पूरे 9 महीने का पैदा हुआ है, तो माँ के दूध का जो कॉम्पोजिशन है, जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें, वो बच्चा कितने दिन का उसके हिसाब से बदलते रहते हैं। तो फिर यही है, 6 महीने का तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाना है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। पानी की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे मरीज आके पूछते हैं कि पानी चाहिए, दे सकते हैं क्या, बच्चे को प्यास लगती है। नहीं, माँ के दूध में बहुत सारा पानी है। बच्चे के लिए माँ के दूध से बेहतर कोई आहार नहीं है। माँ का दूध बच्चे के लिए संपूर्ण आहार है। ये बच्चे को संक्रमण एवं बीमारियों से बचाता है। जैसे मैंने आपको बताया, स्तनपान कराने से बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। शारीरिक मतलब वजन बढ़ना, लंबाई बढ़ना, मानसिक मतलब बौद्धिक क्षमता, जो मैंने बताया। पहले 6 महीने में बच्चे को माँ के दूध के अलावा किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं है। बता दिया मैंने। बच्चे के जन्म के बाद कोई जन्मगुट्टी, शहद, गाय का दूध, पानी, चाय कुछ भी ना दे। पहले 6 महीने में बच्चे को केवल स्तनपान ना कराने की क्या नुकसान है? उससे क्या होगा कि बच्चे बार बार बीमार पड़ेंगे, क्योंकि आप कटोरी चम्मच यूज कर रहे हो सकता है वो साफ ना हो सकता है जो आप पानी में दूध घोल के दे रहे हो या गाय का दूध दे रहे हो उसमें कुछ इन्फेक्शन हो, वो ठीक से उबला हुआ नहीं हो। तो बच्चे अगर बार बार बीमार पड़ेंगे तो वो कमजोर हो जाएंगे। जितनी बार उनको तबीयत खराब होती है जब बच्चों की, तो वो खाना पीना उनका कम हो जाता है, तो उनका मानसिक विकास सही से नहीं होगा, बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर होंगे और बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाएगी, और बच्चों की स्मरण शक्ति जो है, जो आगे जाके डेवलप होनी है, वो भी कम हो जाएगी, और उनका जो IQ लेवल है, जो बौद्धिक क्षमता है, वो भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हम बात कर रहे थे कोलेस्ट्रम की। कोलेस्ट्रम मैंने बताया जो पहला पीला गाढ़ा दूध होता है वो नवजात शिशु के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। इसको पहला टीकाकरण भी कहते हैं, और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत ताकत होती है। जैसे मैंने बताया, सारे एंजाइम होते हैं। फिर शिशुओं के लिए ब्रेस्ट फीडिंग के फायदे, जैसे मैंने बताया कि बहुत इम्यूनोग्लोबुलिन ये होता है, एंजाइम्स होते हैं, मतलब एंटीबॉडीज होती हैं। अगर माँ की तबीयत खराब होती है तो लोग कहते हैं कि बच्चे को दूध मत पिलाओ, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर माँ को सर्दी है, बुखार है, तो उसमें एंटीबॉडीज, जो हमारा शरीर भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है उस रोग से लड़ने के लिए, तो वही दूध के द्वारा बच्चे में भी चला जाता है। तो बच्चे को बुखार होने के चांसेस, सर्दी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। हाँ, हम ये एडवाइस करते हैं कि माँ मास्क लगाए, चाहे कोविड हो या और नॉर्मल सर्दी भी हो, मास्क लगाएगी तो बच्चे को डायरेक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और बार बार हाथ धुलना, जो आपको सबको अभी कोविड में सबको पता चल गया है हैंड हाइजीन के बारे में, कि हाथ धुलना कितना इंपॉर्टेंट है, नाखून कटे होने चाहिए, ये सब जो हाइजीन है ये सब मेंटेन करनी है, तो बच्चे को दूध हम आराम से पिला सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग के फायदे में मजबूत इम्यून सिस्टम, बच्चे को डायरिया, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स से बचा। क्योंकि जो बाहर का दूध अगर आप देते हो, गाय का या फॉर्मूला फीड, तो उसमें इतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रहता है, प्रोटीन रहता है, जो बच्चा अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और बच्चे की आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी नहीं होती है शुरुआत में, तो उससे बच्चे को दस्त हो सकता है, गैस बन जाती है,
ठीक है। सर्दी और सांस की बीमारी जैसे अस्थमा, निमोनिया, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस का इन्फेक्शन और काली खांसी से बचाव, ठीक है। ये सारी चीजें, क्योंकि अभी ये वैक्सीन लगने में टाइम है, डीपीटी की वैक्सीन ये सब लगने में टाइम है, डिप्थीरिया वगैरह की, तो इसलिए माँ का दूध तब तक, जब तक कि वो वैक्सीन नहीं लग जाती, तब तक माँ का दूध, माँ के स्तन का दूध बच्चों को उन बीमारियों से बचा के रखता है, इसीलिए इसको टीकाकरण कहते हैं। स्तनपान करने वाले बच्चे समग्र रूप से कम रोते हैं, उनमें बचपन से ही बीमारी की घटनाएं कम होती हैं। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, क्योंकि जो हमारे सर में जो मेम्ब्रेन होती है, जो लेयर होती है, सर की कवरिंग होती है, वो भी ज्यादा पोरस होती है जब बच्चा छोटा होता है। तो जो हम बाहर से दूध देते हैं उसमें जो भी बैक्टीरिया रहते हैं, क्योंकि माँ के दूध में गुड बैक्टीरिया होते हैं, पर जो बाहर का दूध रहता है उसमें कोई भी ऐसे बैक्टीरिया नहीं होते, या फिर गाय के दूध से खराब बैक्टीरिया जा सकते हैं और वो ब्रेन में पहुंच सकते हैं, वो मेम्ब्रेन से पास होकर के। बेहतर आंखों की रोशनी, बिल्कुल, क्योंकि विटामिन ए माँ के दूध में ज्यादा रहता है, और स्पेशली वो बच्चे जो समय से कम हैं, प्री मैच्योर बच्चे जो हैं, उनकी आंखों की रोशनी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके साथ उनकी आंखों की रोशनी में दिक्कत आ सकती है, उनको चश्मा लग सकता है। तो जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनमें विटामिन ए ज्यादा अच्छे से अब्सॉर्ब होता है और उनकी आंखों की रोशनी अच्छी होती है। शिशु मृत्यु दर में कमी, जैसे मैंने बताया कि बीमारियां नहीं होंगी तो मृत्यु भी नहीं होगी। एलर्जी, एक्जिमा एंड अस्थमा से बचाव, तो बच्चों को अटोपिक डर्मेटाइटिस है, एक्जिमा है जिसमें चमड़ी में खुजली होना, चमड़ी लाल हो जाना, कुछ भी एलर्जिक रिएक्शन होना या दमे की शिकायत, ये सारी चीजें भी जो माँ का दूध पीते हैं उन बच्चों में कम होती है। बचपन में के बाद में मोटे होने की संभावना, क्योंकि जो बच्चे दूध पीते हैं उनमें जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, फीडिंग रिफ्लेक्स, कि आपका पेट अब भर गया है, ये रिफ्लेक्स, ये हार्मोन बहुत अच्छा सिक्रेट होता है और वो ब्रेन को बताता है कि अब माँ का दूध पीना भी बंद कर देना चाहिए क्योंकि मेरा पेट भर चुका है। बट जो बच्चे गाय का दूध पीते हैं या फॉर्मूला फीड लेते हैं उनमें ये रिफ्लेक्स अच्छा काम नहीं करता, जिसकी वजह से वो खाना ज्यादा खाते हैं और बाद में मोटे हो जाते हैं। मोटे होने की वजह से बाद में जाके उनको टाइप 2 डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज और उच्च रक्तचाप होने की संभावना होती है। बेहतर मस्तिष्क परिपक्वता, जो मैंने आपको बता दिया कि बौद्धिक क्षमता ज्यादा होगी। अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम यानी सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम की दर कम होती है। क्यों? क्योंकि माँ 24 घंटे बच्चे के साथ रहती है, बच्चा अलग और माँ अलग नहीं होती, तो माँ हमेशा देखती रहती है बच्चा पलट तो नहीं गया, बच्चे की नाक ब्लॉक तो नहीं हो गई, बच्चे को सांस लेने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। बच्चा माँ के 24 घंटे निगरानी में रहता है, तो अचानक से मृत्यु होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कुल मिलाकर बीमारियां कम और अस्पताल में भर्ती भी कम। फिर अब माँ के लिए, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जब माँ प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर की जाती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें लास्ट मतलब आखिरी जो तिमाही होता है, हमें उसी में माँ को ब्रेस्ट फीडिंग के लाभ और नहीं कराने की हानि के बारे में पेशेंट को बताना चाहिए, जिससे कि उसको प्रेरणा मिल सके कि हाँ मुझे अपना दूध बच्चे को पिलाना है। आजकल की बहुत माएँ ऐसी हैं जो उनको लगता है कि उनका फिगर खराब हो जाएगा, उनके ब्रेस्ट जो है वो नीचे की तरफ लटक जाएंगे, ये सब चीजें उनके मन में रहती है, जिससे वो, या हमें 24 घंटे बच्चे का देखभाल करना पड़ेगा, हमें हमारे लिए वक्त नहीं मिलेगा, जिसके लिए परिवार का सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो बहुत सारी महिलाएं जो इस वजह से माँ को दूध नहीं पिलाना चाहती, बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहती हैं, या दूध पिलाने से मना करती है, इनकार करती है कि दूध नहीं आ रहा है या मुझे तकलीफ हो रही है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें माँओं पे ध्यान देना है कि माँ को क्या फायदे हैं ब्रेस्ट फीडिंग कराने के, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों को तो है ही, तो माँ के लिए जन्म के बाद तेजी से वजन घटाना, क्योंकि हमें माँ की पहले आखिरी 3 महीने में हमें बताना है कि प्रेगनेंसी से भी ज्यादा कैलोरी रिक्वायरमेंट आपको फीडिंग के समय, बच्चे को फीड कराते समय, जब आप लैक्टेशन के समय दौरान रहते हो, यानी बच्चे को दूध पिला रहे होते, तो आपको 500 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा खानी है जो भी आप खाना खा रहे हो उससे। तो ठीक है, फिर माँ को खाने के भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए कि ये मत खाओ वो मत खाओ, जैसे कहते हैं घर में कि दूध नहीं पीना चाहिए, टांके खराब हो जाएंगे, तो वो सारी चीजें बिल्कुल बंद करनी चाहिए, वो सब मिथ हैं। तो माँ को दूध पिलाने के लिए प्रेरित करने के लिए उसका वजन सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माँ का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसको बताना है कि किडनी के, लिवर के अराउंड जो फैट जम जाता है, जो ओमेंटम में फैट जम जाता है, वो अपने आप आपसे दूध पिलाते हो तो इतनी ज्यादा कैलोरी चली जाती है दूध बनाने में और बच्चे को पिलाने में, जितनी कैलोरी बर्न होती है कि आपका वो फैट अपने आप चला जाएगा।
तो ये एक अच्छी प्रेरणा है। अगर प्रसव के तुरंत बाद ही माँ स्तनपान कराती है तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन रिलीज होता है, जिससे प्रसूता का यूट्रस सिकुड़ जाता है और रक्तस्राव की आशंका बहुत कम हो जाती है, अनीमिया के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए जैसे हम लोग बेबी डिलीवर करते हैं, डिलीवरी के तुरंत बाद, ये मेरी आंगनवाड़ी वर्कर जो भी लोग डिलीवरी करा रहे हैं, अगर घर जा करके या उनके पीएचसी पे डिलीवर होती है, तो बच्चे को डिलीवर होने के बाद तुरंत बाद माँ का स्तन को खोल दीजिए और बच्चे को माँ के स्तन पे रख करके बच्चे को रोने दीजिए, उल्टा रख दीजिए और बच्चे को पोंछ दीजिए ऊपर से, और उसको एक गर्म टॉवेल में लपेट करके माँ के ऊपर रहने दीजिए। उससे क्या होगा कि बच्चा तुरंत माँ का स्तन ढूंढने की कोशिश करता है, दूध पीने की कोशिश करता है, और माँ को भी भावनात्मक सपोर्ट मिलता है कि हाँ मेरे पास मेरा बच्चा आ गया है। और उससे ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, जिससे कि जो अमल नाल होती है, जो प्लेसेंटा होता है कॉर्ड के साथ, वो अपने आप बाहर निकल जाता है और बच्चेदानी बहुत जल्दी छोटी हो जाती है, जिससे ब्लीडिंग के चांसेस, जो रक्तस्राव है, बहुत ही कम हो जाता है और दूध भी जल्दी निकलना शुरू होता है। तो इसलिए अनीमिया के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचाव, वही हार्मोन सिक्रीट होगा और यूरिनरी ट्रैक्ट भी ऐसे सिकुड़ जाता है, तो नीचे का इन्फेक्शन ऊपर नहीं जा पाता। प्रसव के बाद अवसाद का कम जोखिम। आजकल बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको पोस्टमार्टम डिप्रेशन, जो बहुत दुखी हैं, जो जिनको घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा, या वो बच्चे के बाद उतना अटैचमेंट फील नहीं करती, उतना भावनात्मक रिश्ता नहीं बन पाता उनका बच्चे के साथ, तो वो होने के चांसेस, क्योंकि बच्चा है, उसको दूध पिलाना है, उसका ख्याल रखना है, ये सब ने माँ भूल जाती है और उसको वो अवसाद कम हो जाता है। स्तनपान कराने से स्तन कैंसर, ओवरीज का कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाई बीपी, ये सब होने के चांसेस कम होते हैं। अगर आप लंबे समय तक, जैसे बच्चा पैदा होता है तब से लेके कम से कम 2 साल तक ब्रेस्ट फीड कराते हो, स्तनपान कराते हो, तो ब्रेस्ट क्यों तो हार्मोन, जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है, जिसकी वजह से या किसी जीन की वजह से जो कैंसर होना होता है, उसके चांसेस काफी कम हो जाते हैं। ओवरीज का कैंसर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो आपके अंडाशय हैं, जब तक आप दूध पिलाते हो, अंडाशय में से बड़े बड़े अंडे नहीं बनते। तो जब अंडे नहीं बनते हैं प्रेगनेंसी में भी और डिलीवरी के बाद, तो अगर अंडे कम बनते हैं, अंडे कम फूटते हैं, तो कैंसर होने के चांसेस आगे जाकर कम हो जाते हैं। स्तनपान में वृद्धि से स्तन कैंसर के कारण हर साल 20,000 मातृ मृत्यु को रोका जा सकता है। तो देखिए, स्किन ब्रेस्ट कैंसर यानी कि स्तन के कैंसर के रेट जो है वो इतना ज्यादा है कि अगर हम उसे स्तनपान के लिए लोगों को शिक्षित करें, प्रशिक्षित करें, प्रेरित करें, तो 20,000 मृत्यु को कम किया जा सकता है। माँ का दूध दंपतियों को बच्चों के बीच अंतर रखने में बहुत मदद करता है, जिसको हम लैक्टेशनल एमिनोरिया कहते हैं, पर ये सिर्फ 6 हफ्ते तक काम करता है। तो 6 हफ्ते तक हम माँ को बोलते हैं कि अगर माँ दूध पिला रही है, महीना नहीं आएगा और अंडाशय में से अंडा भी, नए अंडे भी नहीं बनेंगे, तो माँ को कोई भी पिल्स लेने की, बर्थ कंट्रोल पिल्स जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, वो लेने की जरूरत नहीं है। कॉन्डम भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर नहीं जरूरत है। पर 6 हफ्ते के बाद अगर माँ बराबर बच्चे को दूध पिला रही है और सिर्फ बच्चा माँ के दूध पे ही है और रात में दूध पिला रही है, तो फिर 6 हफ्ते के बाद हम बोलते हैं कि हाँ, आपको ओसी पिल्स, मतलब बर्थ कंट्रोल पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेनी चाहिए, या आप कॉपर टी लगवा सकते हो, या आप कॉन्डम यूज कर सकते हो, जो भी ठीक लगे। ठीक है। फिर माँ के लिए ब्रेस्ट फीडिंग के भावनात्मक फायदे। स्तनपान प्राकृतिक रूप से सुखदायक हार्मोन है, जैसे कि मैम बता रही थी कि ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, ये सब हार्मोन जब हमारे शरीर में निकलते हैं तो उससे हमें एक फीलिंग ऑफ वेलबींग, जो कि अच्छा महसूस करना, वो महसूस होता है। तो इसलिए वो हार्मोन, जब आप बच्चे को दूध पिलाओगे तो ये हार्मोन रिलीज होंगे, तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा, मतलब आत्मविश्वास आपका ज्यादा अच्छा होगा, आपको आत्मसम्मान भी बढ़ेगा आपका, और आपको बहुत पॉजिटिव फीलिंग आएगी, मतलब सकारात्मक भावनाएं आएंगी। स्तनपान पूरे परिवार के शरीर, जन, मन और आत्मा के स्वास्थ्य का सपोर्ट कर सकता है। कैसे? पूरे परिवार के लिए कैसे अच्छा है कि माँ बच्चे के पास बैठी हुई है, बच्चा रोया, बच्चा दूध की, मतलब दूध मांगता है, हम दूध पिला देते हैं, कोई कटोरी चम्मच, कोई दूध गर्म, किसी को और इन्वॉल्वमेंट नहीं कि हम बच्चा अकेले छोड़ तो सकते नहीं, तो बच्चे को छोड़ के जाना है, दूध बनाना है, या हम किसी की मदद मांगे कि हमको दूध बना के दे दो, या बच्चे को पकड़ो, दूध बाजार से आ रहा है, उस पैसा लगता है, दूध महंगा होता है, फॉर्मूला फीड बहुत महंगा होता है, गाय का दूध अच्छा नहीं होता बच्चे के लिए,
तो ये सारी चीजों से इकोनॉमिक रूप से इतना अच्छा है माँ का दूध, मतलब इकोनॉमिक रूप से इसलिए कि कोई खर्च नहीं हो रहा है, सिर्फ माँ को आपको अच्छी डाइट खिलाने के लिए खर्च है, जो उसके शरीर की हीलिंग के लिए वैसे ही बहुत जरूरी है। स्तनपान यात्रा को बहुत आसान बनाता है, आपको कुछ भी कैरी करने, अपने साथ लेके जाने की जरूरत नहीं है कि दूध का बोतल रख लिया, गर्म पानी रख लिया, ठंडा पानी रख लिया, कटोरी चम्मच रख लिया, कपड़ा पोंछने के लिए कुछ ये जरूरत नहीं है, क्योंकि ना गर्म करने के बारे में सोचना है, क्योंकि माँ का दूध माँ के टेम्परेचर पे, बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से निकल रहा है, जो बच्चे को पसंद होता है। माँ और बच्चे के बीच में भावनात्मक बंधन बढ़ाता है। स्तनपान अधिक त्वचा से संपर्क को बढ़ावा देता है। अब ये त्वचा से त्वचा का संपर्क कब इम्पोर्टेंट है? ऐसे तो कोई भी माँ भावनात्मक रूप से बच्चे से जुड़ने के लिए त्वचा से त्वचा का संपर्क बहुत है, पर एक चीज होती है कंगारू मदर केयर। जब बच्चा प्रीटर्म होता है, यानी कि 37 वीक्स, 8 महीने 8.5 महीने से पहले पैदा हुआ रहता है, तो उन बच्चों में, क्योंकि वो बच्चों में रूटिंग सकिंग रिफ्लेक्स यानी कि दूध पीने की, घोटने की उतनी क्षमता नहीं होती है, तो और वो बच्चों में सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम यानी अचानक से जो मृत्यु होती है उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, या उनकी आंत में इन्फेक्शन, नेक्रोटाइजिंग इंट्रोकोलाइटिस, ये सब के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो उन बच्चों में माँ के शरीर पे, माँ के शरीर के ऊपर से कपड़ा हटा करके माँ के सीने पे, और ये पिता भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ माँ कर सकती, ये पिता भी कर सकते हैं। तो छोटे बच्चों को माँ के सीने पे रखा जाता है, जिससे बच्चा खुद, और उसके हेड को सपोर्ट किया जाता है, उसकी पूरी बॉडी को सपोर्ट करके रखते हैं, और बच्चा खुद दूध ढूंढ करके पीता है, जिससे बच्चे का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है माँ के टेम्परेचर की तरह। तो जिससे बच्चों को हाइपोथर्मिया यानी कि टेम्परेचर कम नहीं होता, वजन कम नहीं होगा, उल्टे बार बार जितनी भी देर तक वो चाहे दूध पी सकता है, जिससे उसका वजन तेजी से बढ़ता है और उसकी मृत्यु के या उसकी किसी बीमारी की संभावना काफी कम हो जाती है। स्तनपान कराने वाली माताएं अपने शिशु के संकेतों को पढ़ना सीखती हैं, जो कि बहुत जरूरी है कि बच्चे को, जैसे कि भूख के संकेत, भूख के संकेत बहुत जरूरी है एक माँ को जानना कि बच्चे को, या 2 तरीके होते हैं, एक तो कि आपको पता है कि आपको दिन में 8 से 12 बार 24 घंटे में बच्चे को दूध पिलाना है। एक बार बच्चे को फीडिंग का साइकिल 20 मिनट से लेके 45 मिनट तक हो सकता है, तो या तो आप समय देख करके पिलाएं बच्चे को। पर क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि बच्चा समय देख करके उसको भूख लगे कि हर 2 घंटे पे मुझे दूध पिलाना है, बच्चा सो रहा है तो बच्चे को उठा के दूध पिलाएं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसलिए आप अगर बच्चे के भूख के संकेत देख सकती हैं, जैसे कि लिखा है अर्ली, मिड और लेट क्यूज। अर्ली में क्या है कि बच्चा अगर जीभ चला रहा है, अपना मुंह खोल रहा है, अगर जहां भी उसके चेहरे पे कोई उंगली, माँ की उंगली या कोई भी कपड़ा, जो टोपी वो पहना है, वो अगर उसके चेहरे पे छू रही है, तो वो इधर उधर ढूंढने की कोशिश कर रहा है, तो वो माँ के स्तन को ढूंढ रहा है, इसका मतलब वो बता रहा है कि उसको भूख लगी है। मिड क्यूज का मतलब है जो अर्ली क्यूज के बाद आएंगे, उसमें क्या है कि वो लेगा, स्ट्रेच करेगा अपने आप को, मतलब अंगड़ाई ले सकता है, हाथ पैर फेंकेगा थोड़ा बहुत, और हाथ मुंह में डाल करके उसको चूसने की कोशिश करेगा। तो इस समय आपको बिल्कुल ये इमरजेंसी है कि आपको तुरंत दूध पिलाना है, क्योंकि उसके तुरंत बाद बच्चा रोना शुरू कर देगा, जोर से रोएगा या गुस्सा हो जाएगा और गुस्से में लाल हो सकता है। तो इसमें आपको तुरंत बच्चे को दूध के लिए नहीं लगाना है, क्योंकि दूध रोते वक्त बच्चे का जो जबान है, जो जीभ होती है, वो ऊपर वाला जो पैलेट होता है, मुंह का जो ऊपर वाला भाग है, उससे चिपक जाता है, तो वो रोते, इसलिए उसका मुंह लाल हो जाता है, और वो फिर वो दूध नहीं पकड़ सकता, आपका निप्पल, आपका स्तन नहीं पकड़ पाएगा। तो उसके लिए पहले आपके बच्चे को सूद करना है, काम करना है, मतलब शांत करना है, उसको गोद में लेना है, अपने स्किन टू स्किन कांटेक्ट, मतलब त्वचा से त्वचा उसको जोड़ के रखना है, उससे बात करनी है, उसको प्यार करना है। जब वो चूमने से, पुचकारने से चुप हो जाता है, उसके बाद आपको उसको दूध पिलाने के शुरू करना है, जिससे वो अच्छे से लैच कर सके। प्रभावित स्तनपान के संकेत, जैसे मैंने बता दिया, आपसे 12 बार फीड करना है शिशु। आप बच्चे के मॉनिटर कर सकते हो, मतलब देख सकते हो कि बच्चे को दूध मुंह में आ रहा है कि नहीं, और वो दूध घोट रहा है कि नहीं। तो ये सब स्वैलोइंग रिफ्लेक्स है। अगर आप बच्चे को बहुत ध्यान से देखोगे, शुरुआत में जब वो बहुत भूखा रहेगा और वो दूध पी रहा होगा, तो उसके दूध घोटने की भी आवाज आती है। जब बच्चे छोटे रहते हैं, बहुत छोटे रहते हैं, जो नवजात शिशु रहते हैं, तो उनके दूध घोटने की आवाज आएगी आपको, और चूसने का भी आपको समझ में आएगा। और फिर उसके बाद क्या है कि वो दूध मुंह में लेगा, एक बीच में एक पॉज रहेगा, एक अंतराल रहेगा, और उसके बाद उसको घोटेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक बार दबाने पे उतना दूध उसके मुंह में आ रहा है जितना वो एक बार में घोटना चाहे। तो ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा 2-3, क्योंकि शुरुआत में जो दूध स्तन से आ रहा है वो थोड़ा कम होता है,
तो बच्चा 2-3 बार चूसता है और उसके बाद एक बार घोटता है। तो ये आप देख सकते हो कि बच्चा चूस रहा है बराबर और घोट रहा है बराबर। एक बार ब्रेस्ट फीडिंग स्थापित हो जाने के बाद 24 घंटे की अवधि में शिशु के पास लगभग 6 से 8 गीले डायपर होने चाहिए। तो हम बात करें अगर इस तरह से हम मॉनिटर करते हैं कि बच्चा दूध पी रहा है, जैसे लोगों के सवाल होते हैं कि बच्चा रो रहा है, मतलब बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, बच्चा रो रहा है या बच्चा उठा हुआ है और माँ का दूध बहुत कम आ रहा है, उसका पेट भर ही नहीं रहा है। तो ये हम किस तरह से जानते हैं? हम 3 चीज मॉनिटर कर सकते हैं, बच्चे का पेशाब, बच्चे की लैट्रिन और बच्चे का वजन। तो पेशाब में हम कैसे देखते हैं? जब बच्चा 1 दिन का रहता है, पहले 1 दिन वो एक बार सुसु करे, अगर 1 गीला डायपर है उतना ही काफी है। दूसरे दिन दो बार 2 डायपर गीला है, उतना काफी है। इसी तरह 6 दिन तक, तीसरे दिन, चौथे दिन 4 डायपर, 5वें दिन 5 डायपर, इतनी बार अगर वो सुसु कर रहा है तो वो नॉर्मल है। 6 दिन के बाद से वो हर 4 घंटे पे, हर 3 घंटे पे बाथरूम करेगा, हर 3 घंटे पे वो सुसु करेगा। ठीक है। इसी तरह से जो मल है, जो पॉटी है, उसका हमें ध्यान रखना है कि पहले 2 दिन वो दिन में 1 ही बार पॉटी करेगा। ठीक है, वो गाढ़े हरे रंग की रहेगी। उसके बाद तीसरे दिन, चौथे दिन वो दिन में 2 से 3 बार पॉटी करेगा, जो कि भूरे और हल्के हरे रंग की रहेगी। और छठे दिन के बाद से या चौथे दिन के बाद से जो वो पॉटी करेगा वो पीले रंग की रहेगी, उसमें बीज जैसे सफेद सफेद बीज रहेंगे। ठीक है, जो कि नॉर्मल है, और वो दिन में 2 से 3 बार करेगा। एक बार जब बच्चा 1 महीने का हो जाता है और वो बराबर दूध पी रहा है तो, और हर 4-4 घंटे पे वो सुसु कर रहा है, उसके 6 से 8 गीले डायपर निकल रहे हैं, तो वो पहले दिन से 1 दिन से 10 दिन के बीच में पॉटी करता है, और जो कि ये नॉर्मल बात है। बहुत सारे मरीज आते हैं, बोलते हैं कि पॉटी कर रहा है जल्दी, मतलब 10 दिन के बाद पॉटी कर रहा है, 7 दिन में 1 बार पॉटी करता है, जो कि नॉर्मल है। अगर वो दूध पी रहा है, अगर वो सुसु कर रहा है बराबर, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसके लिए चिंता की कोई बात नहीं। तो शिशु को हर बार बता दिया, चाहे 24 घंटे में 3 से 4 बार मल त्याग करना है। मल लगभग मल 1 से 2, 1 बड़ा चम्मच या 2 छोटे चम्मच होना चाहिए। तीसरे दिन मैंने बता दिया पीले रंग का होना चाहिए। और जो बच्चे का वजन है, हर दिन हम वजन नहीं करते, हम वजन करते हैं जब बच्चा वैक्सीनेशन के लिए, टीकाकरण के लिए आता है। तो हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, जोड़ते हैं कि बच्चे का वजन 25 से 30 ग्राम, 15 से 30 ग्राम तक हर दिन वजन बढ़ना चाहिए। वजन में भी क्या है कि पहले 4 दिनों में बच्चा अपने जो जन्म का जो वजन है, बर्थ वेट जिसको बोलते हैं, उसका 7 से 10% तक बच्चा वजन कम हो सकता है उसका। लेकिन उसके बाद चौथे दिन के बाद से अगर बच्चा दूध पी रहा है, सब ठीक है, बच्चे में कोई बीमार नहीं हुआ है बच्चा, तो चौथे दिन के बाद से अगले 14 दिन तक, मतलब 2 हफ्ते में बच्चा पुनः अपना बर्थ वेट ले लेता है, यानी जो वजन में वो पैदा हुआ है वो वजन उसका 2 हफ्ते बाद आ जाता है। शिशु के जीवन में 10वें दिन तक जन्म समय के वजन पुनः प्राप्त कर लेता है, जैसे मैंने बताया। अच्छी स्तनपान की तकनीक, जो कि सबसे जरूरी है माओं के लिए, उनके परिवार को जानना कि अच्छी लैट्रिन क्या होती है। अभी तक हम हमेशा यही सोचते आए हैं कि ये तो सदियों से चला आ रहा है कि माएं बच्चों को दूध पिला रही हैं, इसमें शिक्षा की, इसको प्रशिक्षा की क्या जरूरत है, ये तो माँ को पता ही होना चाहिए। बट ये इतना आसान भी नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो माँ को समय देना चाहिए कि माँ सीख सके उसको, माँ समझ सके उसको, और दूसरों का सहयोग भी ले सके, जो इस बार का उद्देश्य है। जो दूसरे के सहयोग मतलब जो आंगनवाड़ी वर्कर है, जो आपका नर्सिंग स्टाफ है, अगर आप हॉस्पिटल डिलीवर हुए हो, और आपके घर पे आपके पति हैं, बहन है, जो माँ है, जो भी है, वो आपको वो तकनीक अच्छे से समझा सके, वो देखें कि लैचिंग जो है, जो बच्चे के जुड़ाव है माँ के स्तन से, वो बराबर है कि नहीं। तो उसके लिए हम शुरू करते हैं। तो प्रभावी लैचिंग प्राप्त करने के लिए बच्चे को ठीक से पकड़ा होना चाहिए, बच्चे का फुल बॉडी सपोर्ट होना चाहिए, माँ को आरामदायक कपड़े, जैसे मैं बोलती हूँ कि माँ को सूती कपड़े पहनने चाहिए, सूती कपड़े जो पसीना भी सोख सके, जिनके आगे बटन हो। ठीक है, माँ को ब्रा जरूर पहननी है, क्योंकि अगर ब्रा का सपोर्ट नहीं होगा तो दूध जम जाता है अंदर और माँ को मैस्टाइटिस वगैरह हो सकता है, तो इसलिए माँ को ब्रा जरूर पहननी है। पर फीडिंग के दौरान ब्लाउज का या इसलिए नाइटी, ढीले कपड़े पहनने चाहिए और सूती के कपड़े पहनने चाहिए, और ब्रा भी पूरी तरह से हटानी है, जिससे कि आपके स्तन पे कोई भी प्रेशर, कोई भी जोर ना लगे। शिशु का मुंह, ठुड्डी और नाभि सर के साथ पंक्तिबद्ध होना चाहिए। जैसे जब हम खाना खाते हैं तो हम सीधे एकदम स्ट्रेट बैठते हैं और खाना खाते हैं, और हमारा जो सर है, जो शोल्डर है, कंधा है, और जो हमारा बैक है, वो सब एक सीधी रेखा में होता है, तभी हमें खाना घोटना आसान है। अगर हम ऐसे करके खाना खाएंगे तो बड़ा मुश्किल है हमारे लिए खाना घोटना।
तो बच्चों के लिए भी ये ध्यान रखना है कि बच्चे की बॉडी एक लाइन में, एक पंक्ति में होनी चाहिए। बच्चे का सर, गर्दन, शोल्डर, कंधा और पीठ भी बच्चे को छाती के पास लाया जाएगा। मसूड़े की रेखा को एरियोला, एरियोला निप्पल के चारों तरफ का जो काला एरिया होता है, काला भाग होता है, उसको एरियोला कहते हैं, वो ओवरलैप करना चाहिए और निप्पल को सीधे अंदर जाना चाहिए। तो अच्छी लैचिंग में क्या है, और दूध के लैक्टिफेरस साइनस के लिए हटा दिया जाता है जबड़ा नीचे की ओर, और एक नकारात्मक दबाव बनता है जिससे कि दूध आसानी से माँ बच्चे के मुंह में जा सकता है। तो यही है लैचिंग की समरी। मतलब इसमें सबसे पहले क्या करना है, माँ का हाथ धुला होना चाहिए, नाखून कटे हुए साफ होने चाहिए, माँ को 2 गिलास 1 गिलास पानी पीना चाहिए। पानी का आपको मात्रा बढ़ाना है जिससे कि माँ बहुत दूध बना रही है, बच्चे को पिला रही, 750 से 850 ml माँ एक दिन में दूध बनाती है। इसलिए माँ का जितना उसको पानी पीना है 2 लीटर 2.5 लीटर, उससे 1 लीटर पानी बढ़ा करके उसको पीना है जब वो माँ दूध पिला रही, जिससे उसको इसका बीपी कम ना हो, हाइपोवोलीमिया या उसको हाइपोग्लाइसीमिया की दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन क्रैडल होल्ड के बारे में। तो जैसे मैं आपको लैचिंग की टेक्निक बता रही थी, तो लैचिंग में किन किन चीजों का ध्यान रखना है, पहले मैं लैचिंग बता देती हूँ। तो जैसे मैंने बता दिया आपको कि माँ एकदम स्ट्रेट बैठेगी, जमीन पे बैठ सकती है, बिस्तर पे बैठ सकती है, उसकी पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर माँ को कोई दीवार का सपोर्ट ले सकती है, बेड का जो हेडरेस्ट है उसका सपोर्ट ले सकती है, नीचे जमीन पे बैठी हुई है तो दीवार के सहारे पिलो लगा करके उसका सपोर्ट ले सकती है। फिर आजकल एक फीडिंग पिलो आती है, फीडिंग पिलो नहीं है कोई बात नहीं, जो नॉर्मल घर में तकिया, अगर माँ कुर्सी पे बैठी हुई है तो उसका पाँव जमीन पे सपाट रखना चाहिए। अगर कुर्सी ऊंची है तो माँ के पैरों के नीचे एक स्टूल रखना है, छोटा स्टूल या तकिया रखना है, जिससे कि माँ आराम से कंफर्टेबली आरामदायक तरीके से बैठ सके। माँ की पीठ बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। कपड़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया और हाइजीन के बारे में बता दिया। अब बच्चा जब माँ के पास आएगा तो बच्चा भी आरामदायक सूती कपड़ों में होना चाहिए। टोपी अगर शुरुआत के दिनों में नहीं लगी है कोई बात नहीं है, टोपी सुलाते वक्त टोपी हाथ सब कवर होने चाहिए, बट ऐसे टोपी नहीं लगी है तो हो सकता है बच्चे को टोपी से कोई दिक्कत हो रही हो लैच करने में, माँ की स्तन से जुड़ने में। उसके बाद माँ जब बच्चे को पकड़ेगी तो बच्चे का मुंह जो है वो पूरा खुला होना चाहिए। ठीक है, ये जो एंगल ऑफ माउथ होता है, ये जो कोण है मुंह के, वो 120 से 160 डिग्री तक खुले होने चाहिए। जो ऊपर का एरियोला है, जो निप्पल के ऊपर का काला भाग है, वो ज्यादा दिखना चाहिए, क्योंकि ये जो लैचिंग है वो एसिमेट्रिकल है, मतलब असमान है। ऊपर का भाग ज्यादा दिखेगा और नीचे का जो एरियोला है वो बच्चे के मुंह में पूरा रहेगा। वो उसकी वजह से जो लैक्टिफेरस साइनस है बड़े वाले, वो दबेंगे और ज्यादा मात्रा में, काफी मात्रा में दूध बच्चे के मुंह में जाएगा। बच्चे की जो पोजीशन है, हेड की पोजीशन है, जो बच्चे का सर है, वो हम लोग ऐसे पकड़ते हैं। एक अंगूठा अगर माँ दाएं स्तन से पिला रही है और दायां हाथ इस्तेमाल कर रही है पकड़ने के लिए, जैसे कि क्रैडल होल्ड में दिखाया गया है, तो बच्चे का जो माँ का जो अंगूठा है वो बच्चे के कान के पीछे होना चाहिए एक तरफ, और ये जो बाकी उंगलियां हैं वो दूसरी तरफ। और ये गर्दन नहीं फिसलनी नहीं चाहिए, ये बच्चे के हेड को पकड़नी चाहिए। और जो माँ की कलाई है वो बच्चे के जो कंधा है उसके मध्य में आनी चाहिए। और जो माँ का पूरा फोरआर्म है, ये वाला जो पूरा हाथ है, ये बच्चे की फुल बॉडी को सपोर्ट करेगा, जैसे कि इसमें दिखाया है क्रैडल होल्ड पोजीशन में। और बच्चे का सर, कंधा और पीठ सब एक लाइन में होना चाहिए, माँ की तरफ, माँ की त्वचा से कांटेक्ट में रहना चाहिए, त्वचा, माँ की त्वचा और बच्चे की त्वचा। और जो बच्चे के पैर रहेंगे वो ऐसे भी हवा में भी रह सकते हैं, पर ज्यादा आसान होगा अगर आप माँ के दूसरे एल्बो में, माँ के दूसरे कोहनी में फंसे हुए हो। तो जैसे क्रैडल होल्ड में दिखाया हुआ है कि माँ दाएं स्तन से दूध पिला रही है, तो उसने दाएं हाथ से पूरा बच्चे को सपोर्ट किया हुआ है। बच्चे की पूरी बॉडी एक लाइन में है, जैसे मैंने बताया, बच्चे का मुंह पूरा खुला हुआ है, पूरा निप्पल और नीचे का पूरा एरियोला बच्चे के मुंह में है। बच्चे का जो नीचे का होठ है, निचला होठ, वो बाहर की तरफ उल्टा हुआ है। बच्चा का फुल बॉडी सपोर्ट में है, वो बच्चे के हिप तक माँ उसको पकड़ी हुई है, और दूसरे हाथ से उसने अपने स्तन को दबा रखा है, जिससे कि वो आसानी से अपना स्तन बच्चे के मुंह में डाल सके। अब इसमें क्या है कि माँ को कभी भी आगे झुक के बच्चे को स्तन नहीं देना है, बच्चे को ऊपर करना है, जिसके लिए हम तकियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे 3 या 4 तकिया रखे, बच्चे को उससे ऊपर, ताकि आपके हाथ भी ना थके, क्योंकि ये कोई 5 मिनट का तो है नहीं प्रोसेस, ये लंबा है और दिन में आपको 10 से 12 बार करना है। तो इसलिए आप तकिया रखें और उस पे अपना हाथ रखें और तब बच्चे को लें, जिससे माँ भी सपोर्ट में रहे और माँ को आगे झुकना ना पड़े, और माँ ऊपर रखे बच्चे को।
और जो दूध, जो उंगलियों का स्तन पे जो पकड़ है वो बच्चे के ऊपरी और निचली होठ के समान होना चाहिए, जिससे कि जैसे हम बड़ा पाव खाते हैं तो हम बड़ा पाव को ऐसे पकड़ते हैं, जैसे हमारे होठ है ऐसे और ऐसे दबाने की कोशिश करते हैं जिससे हम बड़ा बाइट ले सके। तो वैसे ही अगर आप बच्चे के होठ के समान अपनी अंगूठे और उंगली को रख करके स्तन दबा करके बच्चे के मुंह में डालेंगे तो उससे आसानी से स्तन बच्चा मुंह में ले पाएगा, एरियोला ले पाएगा, निप्पल ले पाएगा, और वो निप्पल फीडिंग नहीं होगी, वो एरियोला से बच्चा दूध पिएगा जिसमें ज्यादा मात्रा में दूध आएगा और बच्चा ज्यादा मात्रा में दूध पी सकता है। फुटबॉल होल्ड पोजीशन, नॉर्मली जो क्रैडल होल्ड है या क्रॉस क्रैडल होल्ड है, ये हम लोग सभी पेशेंट्स में बोलते हैं यही करने के लिए। फुटबॉल होल्ड पोजीशन उन मरीजों में है जिनका ऑपरेशन हुआ है या जिनके 2 बच्चे हैं, जिनको दोनों तरफ से दूध पिलाना है, क्योंकि अगर आप बारी बारी 2 जुड़वा बच्चों को दूध पिलाएंगे, आप पूरे दिन में कभी भी आपको समय नहीं मिल पाएगा अपने लिए और बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जुड़वा बच्चों को सबकी साथ में करनी चाहिए, जैसे कि वो साथ में पैदा हुए तो उनको दूध भी साथ में पिलाना चाहिए। तो पिलो रख के दोनों तरफ आप जुड़वा बच्चों को पिला सकते हैं। जो माँ जिनके स्तन काफी बड़े हैं उन माओ में फुटबॉल होल्ड पोजीशन है, जिसमें जैसे इसमें दिखाया है कि माँ दाएं स्तन से बच्चे को दूध पिला रही है, तो उस माँ ने तकिया रखा हुआ है, माँ स्ट्रेट एकदम सीधी करके बैठी हुई है, कपड़ा हटाया है स्तन से, ब्रा का कोई प्रेशर नहीं है, कपड़े का कोई प्रेशर नहीं है, बच्चे को उसने होल्ड किया हुआ है। क्यों मैं ये होल्डिंग टेक्निक बता रही हूँ, जैसे हम पानी पीते हैं तो हम ऐसे करके पानी पीते हैं, हमारा सर पीछे की तरफ टिल्टेड रहता है, पीछे की तरफ थोड़ा सा झुका रहता है, और इसको हम बोलते हैं हाइपर एक्सटेंडेड नेक। तो हमें बच्चे को भी उतना देना चाहिए जिससे कि बच्चे की नाक माँ के निप्पल के सामने हो, और बच्चे की नाक का दोनों छिद्र जो है वो दिखाई देना चाहिए, वो माँ के निप्पल से कवर नहीं होना चाहिए। तो बच्चे को इस तरह से लिया है इन्होंने, इस स्तन के सामने जो निप्पल है उसके सामने बच्चे की नाक आ रही है, जो होठ है उसका, जो मुंह है बच्चे का, उसमें जो बच्चे का थोड़ी है, सिन है, वो बच्चे के पास, वो अगर बच्चा को माँ के पास लाया जाएगा तो बच्चे की जो थोड़ी है वो पहले माँ के स्तन की तरफ आएगी और बाकी का जो सर है वो बाद में आएगा। तो बच्चे का चेहरा ऐसे रहता है जब वो माँ का दूध पी रहा होता है। तो इस तरह से वो ज्यादा अच्छा होल्ड कर सकता है। तकिए की मदद ली गई है, माँ ने बच्चे का सर ऐसे पकड़ा हुआ है जिससे अगर बच्चा सर पीछे भी करना चाहे, जब वो दूध पीना बंद कर देता है तो सर पीछे करना चाहे तो वो आराम से कर सके, कोई फोर्सफुल कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। बच्चे की फुल बॉडी एक लाइन में, बच्चे का हेड, नेक और कंधा और बैक सब कुछ एक लाइन में है और फुल सपोर्ट में है, जो कि आसानी है। साइड लाइन पोजीशन हम उन माओं में करते हैं जो थकी हुई हैं, जिनके कमर में बहुत दर्द है, या रात में सोते वक्त 2 से 3 बार दूध पिलाना है। हर बार आप उसके बैठ के दूध पिलाएंगे तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो बच्चे को सुबह चिड़चिड़ाहट रहेगी, तनाव रहेगा, तनाव की वजह से बच्चे को प्रोलैक्टिन हार्मोन कम सिक्रेट होगा जिससे दूध बनना कम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं साइड लाइन पोजीशन, जब माँ सोते वक्त दूध पिलाती है जब बच्चे को अपने बगल। इसमें क्या खास बात है, लैचिंग वही सेम है, जो गहराई से जुड़ाव है बच्चे का स्तन से वो सेम है। इसमें माँ को जिस स्तन से दूध पिलाना है, बारी बारी हमें माँ को कहना है कि एक बार राइट से, एक बार दाएं से पिलाइए और एक बार बाएं से पिलाइए, ठीक है। तो उसमें माँ जिस स्तन से पिलाना चाहेगी उस करवट पे लेटेगी और अपने सर के नीचे एक तकिया रखेगी और अपने पैर के बीच में तकिया रखेगी, जिससे वो आगे की तरफ या पीछे की तरफ लुढ़क ना जाए, ठीक है। पहले वो जिस स्तन से पिला रही है दूध उसी हाथ से बच्चे को उसी हाथ पे लेटाएगी। बच्चे का सर, कंधा, बैक सब कुछ एक लाइन में रहेगा, बच्चे को उसी तरह से अपने स्तन से जोड़ेगी। जब बच्चा स्तन अच्छे से पकड़ लेगा उसके बाद वो हाथ हटा करके वो और अपने दूसरे हाथ से वो अपने निप्पल को पकड़ करके बच्चे के मुंह में डाल सकती है। अब इसमें अंतर ये है, इसमें बच्चा जब लेटा हुआ है और माँ लेटी हुई है तो दूध ऐसे पकड़ना है। पहले हम जब क्रॉस क्रैडल और क्रैडल होल्ड में बच्चे का माँ का स्तन पकड़ रही थी माँ, तो हम ऐसे पकड़ रहे थे, यानी कि अगर निप्पल को हम अगर घड़ी के बीच का बिंदु मान ले तो वो 3 o'clock और 9 o'clock, मतलब 3 बजे की तरफ अंगूठा और 9 की तरफ उंगलियां करके बच्चे को मुंह में डाल रही थी। पर अब बच्चे के होठ ऐसे हैं, आड़े हैं। तो अब हम बच्चे माँ का स्तन डालने के लिए वो इस तरह से पकड़ेगी कि 6 और 12 की पोजीशन में अपने अंगूठा और उंगली को रखेगी और बच्चे के मुंह में अपना स्तन डालेगी। और जब बच्चा अच्छे से पकड़ लेगा, और बच्चे को करवट लेटाने के लिए आप किसी टॉवेल के रोल का या तकिए का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बच्चा
आप पीछे की तरफ ना लुढ़के, उससे आप बच्चे को अपने करीब रख सकते हैं। और फिर वो जब बच्चा स्तन मुंह में ले लेगा तो अपना दूसरा हाथ भी हटा करके अपनी कमर पे या जहाँ रखना चाहे वहां रख सकती है। तो क्रॉस क्रैडल पोजीशन सबसे कंफर्टेबल पोजीशन, इसमें बच्चे को सबसे अच्छे से सपोर्ट मिलता है, बच्चा सबसे आराम से दूध पीता है, क्योंकि बच्चे को भी लगता है, बच्चा पेट में सस्पेंडेड रहता है, लटका हुआ, तो पर बच्चा जब बाहर आ जाता है तो उसको लटका हुआ महसूस होना, वो परेशान होता है और वो दूध पीना छोड़ देता है। तो क्रॉस क्रैडल में अगर माँ उल्टे हाथ से पकड़ती है, अगर माँ बाएं स्तन से दूध पिला रही है तो माँ बच्चे की पूरी बॉडी को दाएं हाथ से पकड़ेगी, जैसे मैंने बताया सेम, सर ऐसे पकड़ेगी, अपने अंगूठे और बाकी उंगलियों के बीच में बच्चे का सर रखेगी, दोनों कान के पीछे, बाकी जो माँ का फोर आर्म है उससे बच्चे की बैक को पूरा सपोर्ट करेगी, जो बच्चे का पैर है वो माँ के उसी हाथ के पीछे दबा हुआ रहेगा, और बच्चा का जो त्वचा है आगे की, बच्चे का जो सीना है वो माँ के सीने से कांटेक्ट में रहेगा। और माँ उसके बाद दूसरे हाथ से जो उनका जिस स्तन से पिला रही है वो साइड वाला हाथ है, उससे माँ अपने ब्रेस्ट को दबा करके बच्चे के मुंह में डाल सकती है, जिससे कि बच्चा आराम से दूध पी सकता है। ऑस्ट्रेलियन होल्ड पोजीशन, जिसको लेट बैक पोजीशन भी बोलते हैं, ये हम तब बोलते हैं जब माँ पहले दिन ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है, पहला दूसरा तीसरा दिन है, माँ को टाकों में तकलीफ होती है, कितनी भी दर्द की दवाएं दे, हिलने से डुलने से माँ को टाकों में तकलीफ होती है, या माँ बहुत ज्यादा थकी हुई है, कमर में दर्द है, तो माँ को अधलेटे तरीके से, यानी कि माँ का सर, पीठ, अभी भी पूरी बॉडी एक पंक्ति में होनी चाहिए, पूरा शरीर माँ का, और पीठ स्ट्रेट होनी चाहिए, लेकिन माँ पीछे सपोर्ट लेकर के, जिससे माँ के सर पे और ऊपर की जो पीठ है, ऊपरी भाग है जो पीठ का, वो तकिए पे लगा होना चाहिए, और माँ आधे इस तरीके से लेटी रहती है, अधलेटी रहती है, और बच्चे को माँ के ऊपर रख दिया जाता है उल्टा करके, जिसमें कोई और आपको जब ऑपरेशन हुआ है या नीचे टाके आए हैं तो आपको परिवार के या नर्सिंग स्टाफ के सपोर्ट से आप बच्चे को उल्टा पेट के बल अपने ऊपर रखते हो, और फिर बच्चे को जिस स्तन से दूध पिला रहे हो उसी स्तन से बच्चे का सर पकड़ते हो और बच्चे को स्ट्रेट पोस्चर में लेटा लेते हो, और दूसरे हाथ से बच्चे का बाकी बॉडी सपोर्ट करते हो, बाकी शरीर, और फिर जो हाथ आपका खाली है, जो दूसरा साइड वाला हाथ है, उससे आप अपना स्तन बच्चे के मुंह में डालोगे और फिर वो दूध पिएगा। और लैचिंग के लिए जो मैंने बता दिया, हर होल्ड में, हर तरीके में आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चा लैच प्रॉपरली किया हुआ है, बच्चे का जो जुड़ाव है स्तन से वो बराबर है या नहीं है, जिसकी मैंने आपको समरी भी दोबारा बता दी है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स की। तो दो टाइप के रिफ्लेक्स होते हैं, एक प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स होता है, एक ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स होता है। तो प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स क्या होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी नाम की ग्रंथि होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी हमारे मस्तिष्क में, वहां से रिलीज होता है। ये हार्मोन का काम है दूध को बनाने का, दूध बनाने के लिए, और ये रिफ्लेक्स बार बार होगा अगर माँ बच्चे को बार बार दूध पिलाएगी। तो जैसे कि आम दिनों में देखा जाता है, दूध कम आ रहा है, अच्छा ऊपर से दूध पिला दिया हमने, अब अगली बार दूध और कम आ रहा है, क्योंकि आपने दूध पिलाया नहीं, प्रोलैक्टिन जनरेट नहीं हुआ, दूध बना ही नहीं, तो अगली बार दूध अपने आप कम ही आएगा। इसलिए हम बोलते हैं जब पहले 2 दिन दूध कम आता है, और जब ऑपरेशन वाली महिलाओं में दूध मतलब ब्रेस्ट फीडिंग स्टैब्लिश होने में 3-4 दिन से भी ज्यादा लग जाता है, क्योंकि उनका जो ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स है जो लेबर में होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि बच्चे को माँ के पास रखो, और जितनी बार बच्चा, जब जो आपको अर्ली क्यूज बताए गए, जो चिन्ह बताए गए, भूख के संकेत बताए गए, जब बच्चा वो शो करता है तो पहले ही, बच्चे के रोने से पहले माँ के दूध में लगाओ, पहले माँ के स्तन में बच्चे को लगाओ। पेट नहीं भरे, कुछ ऐसा हो, दूध कम आ रहा हो या बच्चे को शुगर लो हो रहा हो, तब आप ऊपर का दूध दे सकते हो। उसके बाद हर बार ऐसा ही करना है। तो 2 से 3 दिन में माँ को दूध, ये प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स की वजह से हर बार जब बच्चा कोशिश करेगा सक करने की, माँ का दूध पीने की, तो अपने आप वो हार्मोन जनरेट होगा और दूध का जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है दूध का, ज्यादा आने लगेगा। ठीक है, तो बेबी के सकलिंग से दूध ज्यादा होता है, प्रोलैक्टिन ब्लड में बढ़ता है, सकलिंग से बढ़ता है, बच्चे के रोने से बढ़ता है, बच्चे की महक से बढ़ता है। ठीक है, जो सेंसरी इंपल्स होते हैं, जब माँ अपना स्तन देती है बच्चे को निप्पल पे, तो वो भी महसूस कर पाती है और उसकी वजह से प्रोलैक्टिन जनरेट होता है। ठीक है, और प्रोलैक्टिन क्या काम करता है? ओव्यूलेशन को भी सप्रेस करता है।
यानी कि दो बच्चों में अंतर रखने का भी काम करता है। कैसे? क्योंकि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो उसी पिट्यूटरी ग्रंथि से निकले हुए FSH नाम के हार्मोन को सप्रेस करता है, जिससे कि जो ओवरी है, जो अंडाशय है, उसमें से नए नए अंडे बनते नहीं है। नए अंडे नहीं बनेंगे, आपको मासिक भी देर से आता है, जिससे कि जो आपको डिलीवरी के समय जो आपकी जितनी ब्लीडिंग, जितना रक्तस्राव हुआ है आपको, उसमें आपको ब्लीडिंग अगला महीना नहीं आएगा, तो आपको ब्लीडिंग ब्लड बॉडी ने बचा लिया, तो आपको अनीमिया के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे और बच्चों में अंतर भी आ जाएगा, क्योंकि अंडाशय से अंडा नहीं बन रहा। तो इसी तरह से कैंसर के चांसेस भी कम होते हैं और बच्चा होने के मतलब अगले बार दो बच्चों में अंतर रखने में भी देर मतलब इंटरवल गैप कर सकते हो आप। तो ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स की मदद और बाधा। मदद यही है कि बच्चे के रोने से, देखने से, सूंघने से, बच्चे को प्यार करने से बढ़ेगा। अगर माँ की दूध नहीं आ रहा है, सब लोग बोल रहे हैं दूध कम आ रहा है, जो सबका है, तो अगर दूध कम आ रहा है ये बार बार बोलोगे, या उसको पेन हो रहा है दूध पिलाने में, पहले 2 दिन में थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, क्योंकि माँ उस चीज के लिए मानसिक रूप से तैयार है, लेकिन तकलीफ है वो तो होगी ही। तो अगर कोई माँ स्ट्रेस में है, कोई परेशानी है, घर में कुछ है, तो उसके से प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स, ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स कम हो जाता है और दूध बनना कम हो जाता है। इफ ब्रेस्ट रिमेन्स फुल ऑफ मिल्क, सिक्रीशन स्टॉप। हाँ, इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अगर, इसीलिए बोलते हैं कि बार बार हर स्तन से दूध पिलाना है, या अगर एक स्तन से ही बच्चे का पेट भर जा रहा है और वो दूध पी के सो जा रहा है, तो अगली बार दूसरे स्तन से दूध पिलाएं, नहीं तो दूध भरा रह जाएगा और उसमें दूध की गांठें बन सकती हैं, उसमें बुखार आ सकता है, उसमें बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे आगे जाकर के फोड़ा फुंसी भी बन सकता है। तो उन सब चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। खराब लैचिंग के परिणाम। तो जो जैसे मैंने बताया कि लैचिंग के लिए आपको क्या क्या चीजें देखनी है, बच्चे का होठ, बच्चे का एंगल, एरियोला, निप्पल, स्तन की पोजीशन, बच्चे की पोजीशन, बच्चे का स्थान, तो ये सब अगर इस सब में कुछ भी नहीं हो पाता है या कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा है, तो बच्चा, क्योंकि बच्चा सिर्फ निप्पल से दूध पी रहा है, बहुत जोर जोर से, क्योंकि नीचे का पूरा एरियोला बच्चे के मुंह में रहता है, तो ज्यादा दूध जाता है, जैसे मैंने बताया। पर अगर सिर्फ निप्पल मुंह में रहेगा तो दूध कम जाएगा। तो जब बच्चा जोर जोर से निप्पल को दबाएगा, तो जो बच्चे के जबड़े का ऊपर वाला हिस्सा है, जो कि काफी कड़ा होता है, उससे दरारें पड़ सकती हैं, खून आ सकता है, माँ को फोड़ा हो सकता है, काफी तकलीफ होगी माँ को। वो तकलीफ से प्रोलैक्टिन, जैसे मैंने बताया, प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स कम हो जाएगा, दूध बनना कम हो जाएगा, या उसको इतना दर्द होगा कि माँ दूध पिलाना नहीं चाहेगी, दूध नहीं पिलाएगी या दूध बाहर निकालेगी भी नहीं, तो उससे ब्रेस्ट इंगॉजमेंट जिसको बोलते हैं, कि स्तन भरे हुए, दूध से भरे हुए फूल जाएंगे, गांठें एकदम टाइट हो जाएंगी, ठीक है। और फिर उसकी वजह से ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स खराब हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स में मिल्क लेट डाउन नहीं होगा, मिल्क दूध निकलेगा नहीं बच्चे को, तो बच्चा फ्रस्ट्रेट होकर बहुत रोएगा, ठीक है। और बच्चा जो दूध थोड़ा बहुत आ रहा है उससे उसका पेट नहीं भरेगा, तो वो रोएगा, और उससे बच्चे का वजन भी नहीं बढ़ेगा और माँ का दूध आना भी कम हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो उसकी वजह और क्या कारण है खराब लैचिंग के? अगर जैसे मैंने बताया शुरुआत में, दूध कम आ रहा है, आपको लग रहा है बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, और आपने उसको ऊपर का दूध दे दिया, आपने उसको कटोरी चम्मच से पिला दिया, या आपने उसको बॉटल लगा दी, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर स्टैब्लिश भी नहीं हुई, मतलब कि माँ, ब्रेस्ट फीडिंग स्टैब्लिश होने का मतलब ये होता है कि 24 घंटे में, पूरे 24 घंटे माँ, बच्चा से माँ का दूध पी रहा है, या तो डायरेक्टली पिलाया हुआ, मतलब माँ के स्तन से लगा करके, लैच करा के, या तो फिर माँ का दूध निकाल करके, दबा करके कटोरी चम्मच से पिलाया हुआ, वो भी हो सकता है। अगर माँ को पहले ही सोर निप्पल या फिशर हो गए हो, मतलब कोई फोड़ा फुंसी हो गया, या दरारें आ गई हैं, जख्मी हो गए निप्पल, तो वो कटोरी चम्मच से निकाल करके पिलाना। या आपका बच्चा समय से कमजोर है और उसको अभी दूध पीने, सक करने का रिफ्लेक्स आया ही नहीं है, तो उन बच्चों में दूध निकाल के कटोरी चम्मच से पिला सकते हैं। तो अगर 24 घंटे में आपको बाहर के दूध की कोई जरूरत नहीं पड़ रही और बच्चा सिर्फ माँ के दूध से खुश है, पेट मुलायम है, रो नहीं रहा है, दूध पी रहा है, सुसु पॉटी कर रहा है, तो उसको बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग अब स्टैब्लिश हो गई। बट उससे पहले आपने बच्चे को ऊपर का दूध दे दिया, ठीक है। माँ प्रशिक्षित नहीं है, माँ इंस्पायर्ड ही नहीं है बच्चे को दूध पिलाने के लिए, कि पहले बच्चे को तो मेरे पहले बच्चे को मैंने बॉटल से दूध पिलाया था, वो ठीक है, या पहला ही बच्चा है उसका, या बच्चा छोटे समय से कमजोर है, या फिर कोई फंक्शनल डिफिकल्टी है, जैसे कि निपल, जैसे इसलिए हम जब एंटीनेटल चेकअप करते हैं तो हम पेशेंट को पूरा हेड टू टू एग्जामिन करते हैं, जिसमें माँ का ब्रेस्ट देखना, माँ का स्तन देखना भी उतना ही जरूरी है, कि माँ का स्तन का निप्पल जो है वो फ्लैट तो नहीं है,
अंदर की तरफ धंसा हुआ तो नहीं है। तो उसके लिए हम एनसी मतलब कि प्रेगनेंसी में ही हम तैयारी कर सकते हैं सिरिंज से माँ का निप्पल को बाहर निकालने की, ताकि वो आराम से दूध पिला सके और उसको कोई मतलब दिमागी रूप से कोई तनाव ना हो कि मेरे से दूध नहीं पिलाया जाएगा क्योंकि मेरा निप्पल फ्लैट है। ऐसी माँ को दूध पिलाने में शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होती है, बट सहयोग, परिवार के सहयोग से, हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर के सहयोग से वो बड़ी आसानी से दूध पिला सकती हैं, क्योंकि बच्चे का निप्पल रहे अंदर भी रहेगा तो भी बच्चे को सिर्फ एरियोला को दबाना है। अगर लैचिंग प्रॉपर है, अगर गहराई से बच्चा स्तन से जुड़ा हुआ है और वो एरियोला दबा रहा है, दूध उसके मुंह में जा रहा है, निप्पल बाहर हो या नहीं हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप दूध लेट में स्टार्ट कर रहे हो, देर से देना शुरू कर रहे हो, फिर इसका भी बहुत महत्व है। पहले 30 मिनट के अंदर, डिलीवरी के पहले 30 मिनट के अंदर, या सिजेरियन के लिए किताब में बोला जाता है कि 1 घंटे के अंदर, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है, माँ बेहोश रह सकती है या माँ की तबीयत थोड़ी खराब रह सकती है, माँ आईसीयू चली जाती है या ऐसा कुछ भी होता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग लेट यानी स्तनपान थोड़ा देर से शुरू हो गया तो उसमें फिर बच्चे को लैच प्रॉपर करना मुश्किल हो जाता है, मतलब गहराई से जुड़ना मुश्किल हो जाता है। लैक ऑफ स्किल्ड सपोर्ट, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, मिडवाइफ्स हैं, जो हमारी आंगनवाड़ी हैं, आशा वर्कर हैं, नर्सेज हैं, जो ये लोग हैं, ये प्रॉपर ट्रेन नहीं है। जो कि हमारी ये ब्रेस्ट फीडिंग लीग जो है हमारा इंटरनेशनल, ये यही काम करना है, इनका यही काम है कि इन सब लोग को ट्रेन करना कि कैसे माँ को सपोर्ट करना है बच्चे को दूध पिलाने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। फीडिंग रिफ्लेक्सेस, जैसे मैंने बता दिया, हाँ, ये रिफ्लेक्सेस जो है ये बच्चों के रिफ्लेक्सेस हैं। इसमें रूटिंग है, सकिंग है, गैग है, स्वेलोइंग रिफ्लेक्स है। जब बच्चा पूरे 9 महीने का पैदा होगा, अगर पैदा होता है जब, तो उसमें ये सारे रिफ्लेक्सेस रहेंगे। जो बच्चे प्रीटर्म होते हैं, यानी कि जो 8 महीना 1 हफ्ते बच्चे, उससे कम समय के बच्चे होते हैं, उनमें ये रिफ्लेक्सेस नहीं होते। तो उनमें हम बोलते हैं कि हमें माँ का दूध एक्सप्रेस करके, हाथ से निकाल के, आजकल वैक्यूम पंप आ गए हैं, आप सिरिंज का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे माँ का दूध निकाल करके बच्चे को कटोरी चम्मच से, या बच्चे को अगर एनजी ट्यूब से है, अगर बच्चा नर्सरी में है, नासोगैस्ट्रिक ट्यूब डली हुई है, तो उससे हम बच्चे को माँ का दूध दे सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्सेस बड़े ही काम के हैं, ये सब आप चेक कर सकते हैं खुद से। बच्चा जब दूध पीता है तो ये सब बच्चे को देख के चेक कर सकते हैं। जैसे स्किल, जैसे मैंने बताया कि बच्चा माँ के साथ रहेगा तो माँ हमेशा ऑब्जर्व करती है, बच्चे को देखती रहती है, भूख के संकेत देखती है। ऐसे रूटिंग रिफ्लेक्सेस में क्या है, ये जब आप अपनी कानी उंगली को बच्चे को यहाँ पे कहीं पे भी छुएंगे तो वो अपना होठ, अपना जीभ, अपना होठ वहां ले जाएगा और आपकी जो उंगलियां है या जो भी कुछ आप उसको छू रहे हो, उसके गाल को, उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। सकिंग रिफ्लेक्स, जब आप अपनी उंगली को बच्चे के मुंह में डालेंगे तो, और उसका ऊपर का जो जबड़ा है उस पे अगर आप छुएंगे, जिसको हार्ड पैलेट कहते हैं, तो बच्चा जीभ से उसको पकड़ करके उसको चूसने की कोशिश करता है। स्वेलोइंग रिफ्लेक्स, जब बच्चे का मुंह दूध से भर जाता है तो बच्चा उसको घोटता है, जिसको स्वेलोइंग रिफ्लेक्स कहते हैं। गैग रिफ्लेक्स, जब एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग, मतलब कि जो जीभ का आगे का हिस्सा है, एकदम आगे का हिस्सा, जब उसको छूते हैं तो बच्चा उसको जीभ से बाहर निकालने की कोशिश करता है। बच्चे में ये गैग रिफ्लेक्स होता है। बड़ों में जब हम पीछे का भाग छूते हैं तो उसकी वजह से हम उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करेंगे मानव और पशु दूध में पोषक तत्व। तो जैसे कि अब एकदम आम है ये बात कि भाई गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए है और माँ का दूध माँ के बच्चे के लिए है, और फॉर्मूला मिल्क तो बिल्कुल किसी के लिए नहीं है। वो आजकल कोशिश की जा रही है कि उसको ब्रेस्ट मिल्क यानी कि स्तन के दूध जैसा, माँ के दूध जैसा बनाए जाने की, लेकिन अभी भी उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, और उसको बनाना, उसको हाइजीनिक तरीके से बनाना, उसको पिलाना, ये सब एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो फिर आइए जानते हैं कि जो ब्रेस्ट मिल्क है उसका कॉम्पोजिशन क्या है। तो ब्रेस्ट में मिल्क में जो प्रोटीन है वो 1.3 ग्राम्स है, ठीक है, 1.3। जो वसा है वो 4.2 है, जो कि फॉर्मूला मिल्क में ज्यादा है, गाय के दूध में बराबर ही है। जो कार्बोहाइड्रेट है, बच्चे को कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो वो 7 ग्राम है, फॉर्मूला मिल्क में 9 ग्राम है, और गाय के दूध में वो काफी कम है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो बच्चे की प्यास, कार्बोहाइड्रेट और पानी जो है बच्चे की प्यास को बुझाने का काम करता है, जो कि 4 मिल्क में रहता है, ठीक है। और हाइंड मिल्क में मेनली वसा रहता है, जो बच्चे का, जिसमें फैटी एसिड्स रहते हैं, जो वसा है जिसमें मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रहता है, और वसा में घुलने वाले जो विटामिन होते हैं वो रहते हैं, विटामिन ए, ई, तो वो रहते हैं। वो बच्चे का पेट भरने का, जो बच्चे को सेटिस्फैक्शन की, बच्चा
कंटेंट है, मतलब उसका पेट भर गया है, वो पेट भरने वाला जो महसूस करना है वो बच्चे को हाइंड मिल्क से आता है, यानी बाद के दूध से। तो बाद का दूध जो होता है वो गाढ़ा होता है और जो पहले का दूध होता है वो पानी की तरह पतला होता है। तो इसी बात में मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि कब आपको ब्रेस्ट को चेंज करना है, मतलब एक स्तन से पिला रहे हैं और फिर दूसरे स्तन पे है। कभी बच्चा ऐसा है कि बार बार दूध पिला रहे हैं पर बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, क्यों? क्योंकि आप एक स्तन से दूध पिला रहे हो, अब उसने 70% ही दूध पिया है उस ब्रेस्ट का और आपने उसको दूसरे ब्रेस्ट पे कर दिया, तो जो दूसरे स्तन पे कर दिया, तो जो फैट वाला दूध है, जो हाइंड मिल्क है, जो माँ के पीछे वाला दूध है, जो ग्रंथियों में माँ के पीछे वाला दूध है जिसमें वसा है, वो दूध उसके मुंह में जा ही नहीं रहा, तो वो उसको तुरंत जल्दी भूख लग जाएगी, उसको 2-3 घंटे का गैप नहीं मिल पाएगा माँ को दूध पिलाने के लिए या दूध बनाने के लिए। तो इसलिए आपको देखना है कि जब आप बच्चे को दूध अपने स्तन से हटा रहे हो तो आप अपना स्तन दबा के देखो, अपना एरियोला के पीछे से निप्पल से 3 उंगली पीछे आपको वो स्तन को दबाना है और उसको दबा करके देखो कि कैसा दूध आ रहा है। अगर सफेद और पतला दूध आ रहा है तो इसका मतलब है बच्चा ने सिर्फ फो मिल्क किया है, मतलब आगे का दूध पिया है, तो अभी आपको उसी उसी स्तन से आपको बच्चे को आगे फीड कराना है, ठीक है। और अगर गाढ़ा पीला दूध जो है, पीला गाढ़ा दूध आ रहा है पर बहुत कम मात्रा में आ रहा है, इसलिए इसका मतलब है कि बच्चे ने पूरा दूध पी लिया है। अब अगर अभी भी बच्चे को भूख लगी है तो आप दूसरे स्तन से दूध पिलाओ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट हो गया, सोडियम कम होता है जो कि बहुत अच्छा है, सोडियम कम ही होना चाहिए, सोडियम ज्यादा की जरूरत नहीं है बच्चे का इलेक्ट्रोलाइट मतलब बैलेंस करने के लिए। और कैल्शियम 33 मिलीग्राम है फॉर्मूला मिल्क में, जो बहुत ज्यादा, और गाय के दूध में बहुत ज्यादा है। ये ज्यादा है तो हम इसको अच्छा मानेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो माँ के दूध में जो कैल्शियम है, जो आयरन है, माँ के दूध में भी आयरन बहुत कम है, बाकी जगह ज्यादा है, बट बच्चे की रिक्वायरमेंट ही उतनी है, बच्चे की जो जरूरत है वो उतनी ही है। और जो माँ का दूध का जो आयरन होता है वो नॉन हीम आयरन होता है, तो वो ज्यादा अब्जॉर्ब होता है। वैसे कैल्शियम जो है वो जिस प्रोटीन के साथ आ रहा है वो ज्यादा अब्जॉर्ब होगा, क्योंकि वो लैक्टोज वाले प्रोटीन के साथ आ रहा है, वो ज्यादा, वे प्रोटीन के साथ आ रहा है, वो ज्यादा अब्जॉर्ब होगा। पर जो गाय के दूध में केजिन प्रोटीन होता है उसकी वजह से उसका अब्जॉर्प्शन, उसका जो सोखने की क्षमता है उसकी, वो उस कैल्शियम, उस आयरन के लिए बच्चे के पेट में, बच्चे के आंत में नहीं है। तो इसलिए जो माँ के दूध का आयरन है, कैल्शियम है, वही सबसे अच्छा है, स्रोत है बच्चे के लिए माँ का दूध। फिर उसके अलावा विटामिन ए है, विटामिन सी है, जो कि बहुत कम है। आप देख रहे हैं फॉर्मूला मिल्क में विटामिन ए बराबर ही है, पर गाय के दूध में कम है। विटामिन सी बहुत ज्यादा है फॉर्मूला मिल्क में, और गाय के दूध में भी उतनी बच्चे को जरूरत नहीं है। 2 दिन के 4 दिन के बच्चे को एनर्जी देखिए, माँ के दूध में सबसे ज्यादा एनर्जी है, 280 किलो कैलोरी विथ रिस्पेक्ट, मतलब फॉर्मूला मिल्क और गाय के दूध की तुलना में इनमें सिर्फ 60 और 67 किलो कैलोरीज है, और माँ के दूध में इतनी ज्यादा कैलोरीज है जिसकी रिक्वायरमेंट है बच्चे को वजन बढ़ाने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर मानव और पशु दूध में पोषक तत्व जो मैंने बता दिया। 1 साल से कम उम्र के बच्चे को गाय का दूध नहीं देना है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं जो कि पचाना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से डायरिया, डिसेंट्री बच्चे को, या फिर आंत की इन्फेक्शन हो सकता है जिससे निक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस हो जाता है। क्योंकि जो बच्चे की आंत की इम्यूनिटी है ना, वो माँ के दूध से आती है। माँ के दूध में जो इम्यूनोग्लोबुलिन बताया मैंने, जो लैक्टोएल्बुमिन, लैक्टोग्लोबुलिन बताया जो माँ के दूध में है, उससे माँ के जो बच्चे की आंत है उसमें इम्यूनिटी बनती है। वो आंत की जो लेयर है वो मोटी होती है, और उसमें जो कैल्शियम, आयरन और जो अदर मतलब जो मिनरल हैं, जो तत्व हैं, उनको सोखने की क्षमता ज्यादा अच्छी होती है। अगर आप गाय का दूध देते हो तो जो आंत है, आंत का जो अब्जॉर्प्शन वाला जो लेयर है, जो म्यूकोसा है, जो परत है, वो उसमें छेद हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, ठीक है। फिर विभिन्न दूध में वसा का अंतर, जैसे बताया मैंने कि लाइपेज एंजाइम के साथ फैटी एसिड है, एसेंशियल फैटी एसिड है जो काम के हैं, जिसमें जो विटामिन अब्जॉर्ब करके रखते हैं, लाइपेज एंजाइम है, लैक्टोपेरोक्सिडेज एंजाइम है, ये सब जो गाय के दूध में नहीं है। गाय के दूध में फैटी एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं। स्तनपान बनाम फॉर्मूला दूध। 3 दिन के बच्चे और 3 महीने, जैसे कि पहले 6 महीने में बच्चे का फॉर्मूला मिल्क सेम रहता है, ठीक है। जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उस दिन भी वही सेम कॉम्पोजिशन का दूध आप दे रहे हैं, और जो बच्चा 6 महीने का हो गया उस दिन भी आप सेम दे रहे हो। जबकि माँ का दूध हर दिन अलग होता है और बच्चे की जरूरत के हिसाब से होता है। जैसे मैंने बताया, प्रीटर्म बच्चा है तो माँ का दूध और भी ज्यादा न्यूट्रिशियस होगा, और भी ज्यादा फायदेमंद होगा। टर्म बच्चा है तो उसके हिसाब से होगा। तो बच्चे की जो जरूरत है उसके अनुकूल माँ का दूध हर दिन अलग होगा,
ठीक है। फिर अब डिब्बा बंद पाउडर के खतरे बच्चे के और माताओं के लिए। बच्चे के लिए जब आप डिब्बा बंद दूध बना रहे हो, ठीक है, तो उसकी वजह से उसमें जो प्रोटीन्स है उसकी वजह से जैसे मैंने बताया एलर्जी हो सकती है। तो स्किन की एलर्जी हो सकती है जिससे बच्चे को एक्जिमा हो जाता है, लाल चमड़ी, खुजली हो रही है, जगह जगह दाने निकल रहे हैं, ठीक है। और दांत संबंधी सब समस्याएं क्यों? क्योंकि अगर आप बॉटल से दूध पिला रहे हो, बॉटल से दूध पिलाते हो तो जो बच्चे के डेंटिशन है, जो दांत आने का क्रम है, वो डिले हो जाता है, लेट हो जाता है। जबकि बच्चा जो माँ का दूध पीता है उससे उसके जो माइलस्टोन है वो बराबर अचीव करता है। मतलब जो चीजें 6 महीने में आ जानी चाहिए कि बच्चा 6 महीने में, 8 महीने में बैठ रहा है, 9 महीने में क्रॉल कर रहा है, वो सारी चीजें समय के अनुरूप आएंगी। तो उससे एलर्जी होना डब्बा बंद पाउडर से। पाचन संबंधी समस्या है क्योंकि वो इतना, उसमें विटामिन सी ज्यादा है, उसमें प्रोटीन बहुत भारी है, उसमें वो सेम प्रोटीन नहीं है जो माँ के दूध में, तो वो अब्सॉर्ब नहीं होता, तो वो ऐसे ही निकल जाता है, फैट ऐसे ही निकल जाता है वसा, जिसकी वजह से बच्चे को डायरिया, डिसेंट्री हो सकती है। कान का संक्रमण, जो बच्चे को बॉटल से दूध पीता है तो जब उसको ज्यादा मेहनत लगती है तो वो दूध जो है वो कान, जो यूस्टेशन ट्यूब होती है एक हमारे मुंह में खुलने वाली, उसके द्वारा दूध जो है वो कान में चला जाता है और कान में सीएसओएम, कोई भी इंफेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। दांत संबंधी मैंने बता दिया, डिलेड डेंटिशन हो जाता है और दांत आगे की तरफ हो जाएंगे अगर बॉटल फीड ज्यादा दिन तक रहेगा। श्वास संबंधी संक्रमण, अगर बच्चा माँ का दूध, बच्चे घोटने का जो क्रम है, जो स्वेलोइंग रिफ्लेक्स है, वो बहुत अच्छा नहीं होता है। माँ का दूध में वो इतनी मेहनत करता है कि बच्चा दूध जो है वो खाने की नली में ही जाता है, ईसोफेगस जिसको बोलते हैं। बट जब आप बॉटल से दूध पी रहे हो, कभी बच्चा मना कर रहा है और आप थोड़ा सा जोर कर रहे हो, तो बच्चे के दूध में, या बच्चा जब उलटता है दूध तो श्वास की नली में दूध जा सकता है, जिसकी वजह से वो लंग में बैठ सकता है, उसकी वजह से निमोनाइटिस हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। मोटापा, क्योंकि उसमें सब कुछ बहुत ज्यादा है और बच्चे को अब वो जो रिफ्लेक्स मैंने बताया कि जो भूख खत्म हो गई है, पेट भर गया है, वो रिफ्लेक्स कम हो जाते हैं, इनिबिशन हो जाता है उन रिफ्लेक्सेस का, तो उसकी वजह से बच्चे को पता नहीं चलेगा कितना दूध पीना है, वो दूध पीता जाएगा जो बाहर का है, जिसमें फैट ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, जो बच्चों के अनुकूल भी नहीं है। तो उसकी वजह से बच्चे को मोटापा, खून की कमी, सडन इन्फेंट डेथ यानी अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम, दमे की शिकायत, आगे जाके डायबिटीज और हाई बीपी, ये सब के खतरे हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो बौद्धिक क्षमता है, जैसे मैंने बताया माँ के दूध से ज्यादा अच्छी होती है, वो धीमी हो जाती है। मानसिक ग्रोथ जो है, मानसिक विकास है, वो भी कम हो जाता है। बाल्य अवस्था का कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। नींद के दौरान श्वास अवरोध, जो कि स्लीप एपनिया होता है, क्योंकि बच्चा मोटा रहता है और उसकी गला मोटा रहता है, तो ऐसा होता है कि जब वो सांस ले रहा होता है तो बीच में उसकी एक सांस स्किप हो जाती है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन की ब्रेन में कमी हो जाती है और बच्चा अचानक से मृत्यु हो सकती है। पर्यावरण प्रदूषण के जोखिम, क्योंकि जो पाउडर का दूध है वो टेट्रा पैक में दफ्ती में आ रहा है, जो दफ्ती है वो प्लांट से आ रही है, आप पेड़ों को काट करके हम कागज दफ्ती बना रहे हैं, उसके अंदर एक प्लास्टिक या एक वाटरप्रूफ यानी प्लास्टिक से हम उस दूध को पैक कर रहे हैं, तो वो प्लास्टिक है जो कभी भी बायोडिग्रेडेबल नहीं हो सकता, मतलब जिसको कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता, वो हमेशा इस दुनिया में रहेगा, वो नहीं रहेगा। फिर वो उसका ट्रांसपोर्ट होगा, जो डब्बा बंद दूध है वो पहले अपनी कंपनी में बनेगा, वो कंपनी से दुकानों में आएगा, दुकानों से वो गाड़ी से आएगा, उसमें पेट्रोल खर्चा होगा, रास्ते में ट्रैफिक होगा जिससे धुआं बनेगा, पोल्यूशन होगा। हम अपनी गाड़ी से वो दूध लेने के, खरीदने के लिए जाएंगे, हमारे पैसे खर्च होंगे, हमारा फ्यूल खत्म हो रहा है, हमारा टाइम जा रहा है, और फिर अल्टीमेटली वो दूध पी के बच्चे को बीमार ही होना है, मतलब उसकी तबीयत खराब होनी है, बार बार कान का इन्फेक्शन हो रहा है, IQ भी कम हो रहा है, एलर्जी हो जा रही है, और तो हम हॉस्पिटल भाग रहे हैं बच्चे को लेकर के, वहां पैसे खर्च हो रहे हैं, वहां हमें हमारा समय नष्ट हो रहा है, बच्चा बीमार पड़ रहा है जिससे बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, जिससे बच्चे की इम्यूनिटी खराब हो रही है। तो बहुत सारे हैं। माँ के लिए क्या खतरा है कि जब आप बच्चे को स्तनपान नहीं करा रहे हो, तो जो मैंने बताया कि जो फैट है, जो फैट की लेयर है अंदर ओमेंटम में, जो आपके विसरल फैट जिसको बोलते हैं, किडनी और लिवर के चारों तरफ फैटी लिवर हो जाना, वो सारा फैट टूट करके बच्चे का दूध बन करके बच्चे को चला जाता है, तो माँ का वजन जल्दी कम हो जाएगा। पर अगर माँ नहीं पिलाती है तो वजन बढ़ा रहेगा, वजन बढ़ा रहेगा तो आगे जाके उच्च रक्तचाप, हार्ट की, दिल की बीमारियां होना, डायबिटीज होने के चांसेस, बच्चे जल्दी होना ये हो जाएंगे। कैल्शियम की कमी हो जाती है, एस्ट्रोजन हार्मोन कम सीक्रेट होता है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, ठीक है। और बताया कि स्तनपान से स्तन का कैंसर, अंडाशय का कैंसर दोनों कम होता है, तो ये इसका कैंसर तो है। फिर स्तनपान के मिथक जो कि सबसे ज्यादा जरूरी हैं, पहले तो ये कि जो
खाना बंद कर दिया जाता है। मुझे आए दिन में ये पता चलता है कि मैं बोलती हूँ जब महिलाओं को, माओं को, कि भैया बेटा तुम क्या खाती हो, तुम्हारा वजन नहीं बढ़ रहा, तुम्हारे बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत महत्वपूर्ण है कि आप माँ का डाइट जरूर देखें। बच्चे का ध्यान माँ रख रही है, आपको पूरे परिवार को माँ का ध्यान रखना है कि माँ क्या खा रही है, क्या पी रही है, वो उसके पे ध्यान देना है हमें कि माँ अच्छा खाना, हरी साग सब्जियां खा रही है कि नहीं, दूध पी रही है कि नहीं। जो हॉस्पिटल से जो दवाएं, उनको लगता है कि 9 महीने जब बच्चा पेट में था तो माँ को अच्छे से खिलाओ, अच्छे से पिलाओ, कैल्शियम जाना चाहिए, आयरन जाना चाहिए। जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो वो बच्चे पे ही सारे ध्यान रखते हैं, माँ क्या खा रही है वो परिवार में किसी को ख्याल ही नहीं रहता। तो वो चीज का ध्यान रखना है कि माँ को भरपूर पोषण मिलना चाहिए। जैसे मैंने बताया 500 किलो कैलोरी उसका डाइट बढ़ा देना चाहिए, उसको पानी ज्यादा मात्रा में पीना है, और उसकी डाइट जो है, जो उसका खाने का जो अच्छा टाइम टेबल होना चाहिए उसके हिसाब से, समय के हिसाब से, ताकि उस समय कोई बच्चा पकड़े और माँ अच्छे से खाना खा सके। ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे के लिए फायदेमंद है नहीं, मैंने भी बताया। ब्रेस्ट स्तन कैंसर है, गर्भाशय का कैंसर है, ओवरी का कैंसर है, बच्चों में अंतर रखने के लिए, अनीमिया, बीपी, हाई बीपी, डायबिटीज, मोटापा, ये सब माँ में कम करता है। जो कि एक आजकल जितना बीपी और शुगर की बीमारी, ये पहले ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है ये इंडिया में बहुत कम होती थी। अभी मेरी हर तीसरी पेशेंट मैं देखती हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस बताता है, हर तीसरी पेशेंट को प्रेगनेंसी में ही बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है। तो आजकल क्योंकि सभी के माँ बाप की हिस्ट्री है, सभी के जो पेरेंट्स हैं वो सब डायबिटिक और हाइपरटेंसिव हैं, तो अगर उनको 50 की उम्र में वो डिजीजेज, वो उच्च रक्तचाप और डायबिटीज हुआ है, तो हम लोगों को, हमारी जनरेशन को 30 और 35 की उम्र में ही होने वाला है, हो रहा है। तो इसके लिए ये बहुत बड़ा बून है, बहुत बड़ा ब्लेसिंग है भगवान का कि हम बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा के इन सारी चीजों से एक साथ बच सके। ये माँ के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है। और सबसे ज्यादा हमें, अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो बच्चे के बाद में पहले माँ को माँ के बारे में समझाइए कि आपको दूध पिलाना क्यों जरूरी है। इस तरह से प्रशिक्षित कीजिए, इस तरह से प्रेरित करना है कि आपके लिए इसका कितना फायदा है। रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग कराने से उनका साइज बिगड़ जाता है, जैसे मैंने बोला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है, जिससे माँ एकदम रिलैक्स हो जाती है, एकाग्र रह सकती है। और बहुत सारी स्टडी में पाया गया है कि आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, डायबिटीज बताया मैंने, ये सबसे। तो इसलिए आपका कोई शेप, साइज, हाँ, इसलिए मैंने बताया कि ब्लाउज और ब्रा पहनने के लिए, कि हाँ ब्रा पहनना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपकी ब्रा का, आपका स्तन का शेप ना बिगड़े। पर दूध पिलाने से कोई शेप या कोई फिगर में कोई प्रॉब्लम आती है, जो आजकल की महिलाओं का, उनके दिमाग में ये भी चीजें हैं जो कि पहले की हमारी माओ में ये शायद ये चॉइस नहीं था या वो इतना नहीं सोच पाते थे। बट अभी की महिलाओं, तो मैं सबको ये बताऊंगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि जितना आपका वजन कम होगा दूध पिला के, उतना ही सब कुछ अपनी जगह पे रहेगा, चाहे आपका पेट हो, चाहे आपका स्तन हो। ब्रह्मा की तबीयत खराब होने पे बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करानी थी। जैसे मैंने बताया पहले कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराओगे आप, तो जो तबीयत खराब होने की वजह से जो बॉडी में जो सर्दी, जुकाम, बुखार के लिए जो आपकी बॉडी ने, आपकी इम्यूनिटी ने जो एंटीबॉडीज बनाए हुए हैं, जो रोग प्रतिरोधक, जो उस बैक्टीरिया को हराने के लिए जो एंटीबॉडी, वो माँ के दूध से बच्चे की हो जाएगी और बच्चा भी लड़ पाएगा उस बीमारी से। पाउडर वाला मिल्क ब्रेस्ट मिल्क से बेहतर होता है, जो मैंने बता दिया पूरा कंपोजिशन आपको कि नहीं, बिल्कुल भी बढ़िया नहीं होता है। जो भी विटामिन, प्रोटीन, फैट उसमें होता है वो बच्चे में अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होता है, और वो ऐसे ही निकल जाता है जिससे बच्चे को बार बार डायरिया और डिसेंट्री होता है। और माँ का दूध का जो प्रोटीन फैट होता है वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, तो बच्चे को डायरिया नहीं होता। भ्रम, अगर ब्रेस्ट का साइज छोटा है तो पर्याप्त दूध नहीं बन पाएगा। ब्रेस्ट के साइज से दूध के अमाउंट का, दूध के वजन का कोई भी रिश्ता नहीं है। मतलब कि ब्रेस्ट छोटा हो या ब्रेस्ट कितना भी बड़ा हो, अगर बड़ा है तो ज्यादा दूध नहीं। हम सभी ह्यूमन जो संरचना है, जैसे बोलते हैं ना कि 206 हड्डियां हैं, तो जो कोई 7 फुट का, 8 फुट का है, हड्डियां उसमें भी 206 हैं, और जो कोई 4 फुट का है, हड्डियां उसमें भी 206। वैसे ही जो भी स्तन होता है माँ का, उसमें जितनी भी वो जो ग्लैंड होते हैं, साइनसेस होते हैं, डक्ट होते हैं, जिससे ब्रेस्ट बना होता है। हाँ, जो जिनको मोटापा है, जिनके स्तन बड़े हैं, उसमें फैट ज्यादा एक्यूमुलेटेड है, पर जो मेन स्ट्रक्चर है, जो मेन आकार है, जिनमें दूध बन रहा है, जिन डक्ट से बाहर आ रहा है, वो सब एकदम काउंटेड है, गिने हुए। वो पतली से पतली और मोटी से मोटी महिला में सेम होगा। तो इसलिए दूध, स्तन छोटा है तो ऊपर का दूध दे दो क्योंकि भरपूर दूध नहीं आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्तनपान कराने वाली माँ के लिए स्वस्थ आहार,
बहुत जरूरी है। माँ जितना अच्छा बैलेंस डाइट, जितना संतुलित आहार लेगी उतना अच्छा दूध बनेगा। ये आप जितनी अच्छी डाइट रहेगी उतना अच्छा क्वालिटी का दूध बनेगा। साफ उबला हुआ उबाल करके ठंडा पानी पीना है ताकि पानी से होने वाले इन्फेक्शन से बचा जा सके। आप पानी के अलावा अगर आप सिर्फ सादा पानी इतना 3 लीटर नहीं पी पाते हैं तो उसकी जगह आप लस्सी, नारियल पानी, छाछ, ताजा फलों का रस, पूरे फल, सब्जी का रस, नींबू पानी जैसे विकल्प चुन सकते हैं। ठीक है, बाकी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, गैस हो रही है तो कोल्ड ड्रिंक पीना है, ये सब बिल्कुल नहीं करना है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब बच्चे का जो बौद्धिक क्षमता है उसको कम करते हैं, तो इसलिए माँ को कोल्ड ड्रिंक, इनो ये सब नहीं देना चाहिए, चाहे माँ को गैस हो रही हो तो भी। ब्रेस्ट फीडिंग मदर का डाइट चार्ट, ये मुझे लगता है कि जितने भी आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनको ये डाइट चार्ट उनके पास होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए बिल्कुल, जिससे कि वो बता सकें कि आपके जो 24 घंटे का खाना है उसमें क्या क्या चीजें होना जरूरी है। कि उसमें 2 बार फल होना चाहिए, जो खाना होना चाहिए उसमें रोटी सब्जी चावल दाल सब होना चाहिए। जो आपका ब्रेकफास्ट है उसमें सब्जियां होना चाहिए, वो हल्का होना चाहिए, उसमें ड्राई फ्रूट जरूर होने चाहिए, चाहे बादाम हो, अखरोट हो, बादाम हो, काजू हो, ये सब। अखरोट प्रेगनेंसी में भी बहुत अच्छा है, उसमें जो फैटी एसिड होते हैं वो बच्चे का दिमाग का विकास, बच्चे का IQ बहुत बढ़ाते हैं, तो उसके लिए ये सब चीजें बहुत होनी चाहिए। जो अब आप फ्रूट खाते हो, जो आप सिट्रस फ्रूट खाते हो, तो जो आप सप्लीमेंट ले रहे हो, मतलब सिट्रस फ्रूट मतलब जो आप नींबू पानी पी रहे हो, कोई जरूरी नहीं कि आप, मेरे पास पेशेंट आता है वो हम तो कीवी खिला रहे हैं, अनार खिला रहे हैं, जो सबसे महंगा फल है। मैं बिल्कुल मना करती हूँ कि बिल्कुल वेस्ट है वो। कीवी और अनार में ऐसी कुछ भी खास बात नहीं कि अनार लाल है तो खून लाल बन जाए, नहीं। आपको मौसमी सब्जियां और मौसमी फल खिलाने हैं, सिर्फ उस पर ध्यान देना है। गर्मियां हैं, आप उसको तरबूज खिलाइए, खरबूज खिलाइए, अगर वो माँ को सूट करते हैं, माँ को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आम खिलाइए, बहुत अच्छा स्रोत है विटामिन ए का। गाजर खिलाइए, बहुत अच्छा स्रोत है विटामिन ए का। तो हरी साग सब्जियां खिलाइए, हरी सब्जियां लोहे की कढ़ाई में बना के, जिसमें आयरन बहुत अच्छा है। तो मैं यही हमेशा सारे मरीज को बोलती हूँ कि आपको सिर्फ मौसमी फल और सब्जी पे ध्यान रखना है, आपको सबसे महंगा फल खरीद के खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ये डाइट चार्ट आप लोग को होना चाहिए। और दूध एक इम्पोर्टेंट वो है, स्रोत है कैल्शियम का, प्रोटीन का, तो दूध जरूर पीना चाहिए, क्योंकि सारी माएँ, सारी लोग इंडिया में भी मांसाहारी नहीं होते हैं। तो अगर वो अंडा नहीं खा रही हैं, अगर वो लाल मांस बिना फैट का या चिकन नहीं खा रही हैं, तो उनके लिए दूध, दही से बने स्रोत से बने जो प्रोडक्ट्स हैं, जो चीजें आप खा सकते हो, दही से बना हुआ, दूध से बना हुआ, वो बहुत अच्छा है। आयरन जैसे मैंने बता दिया कि दाल दलहन में होता है, हरी पत्तेदार सब्जी में होता है, मांस मछली में होता है, अंडे में बहुत अच्छा होता है। ये सब आपको खाना है, जिस तरह से भी आप अपनी डाइट में इसको इंक्लूड कर सको। कैल्शियम है, कैल्शियम के लिए दूध से बने उत्पाद हैं, हरी पत्तेदार सब्जी है, काजू है, बादाम है, कैल्शियम फोर्टिफाइड सीरियल्स भी आते हैं, जो कि बाहर जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे उनको मौसमी फल सब्जी नहीं मिल सकती, जिनको, वो ये ले सकते हैं। ठीक है, विटामिन बी के जो कॉम्प्लेक्स विटामिन डी होता है, जो हड्डियों के विकास के लिए जरूरी है, पूरी सेहत के लिए जरूरी है। तो धूप में बैठ सकती हैं महिलाएं विटामिन डी के लिए। सुबह की जो धूप होती है 9 से 12 की, वो मतलब 7-8 बजे से 12 बजे तक की वो धूप बहुत अच्छी होती है। ठीक है, पर बहुत देर तक नहीं बैठ सकते धूप में कि विटामिन डी उतना बन सके, तो आप अंडे, मांस, मछली ये सब खा सकते हो। और भी आजकल फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल्स आते हैं जिसमें विटामिन डी एक्स्ट्रा होता है। विटामिन डी की कैप्सूल्स आती हैं जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान पहले 3 महीने, पहले 5 हफ्ते छोड़ करके, पहले 5 महीने छोड़ करके आपको विटामिन डी 60,000 के इंटरनेशनल यूनिट के हिसाब से एक सप्लीमेंट किया जा सकता है। आपकी डॉक्टर जरूर करेंगी आयरन कैल्शियम के अलावा। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि ये सप्लीमेंट्स आपको खाने, डाइट अच्छी के अलावा आपको ये जो आयरन कैल्शियम की गोलियां हैं और जो विटामिन डी की गोलियां हैं, ये आपको सिर्फ प्रेगनेंसी में नहीं लेनी है, ये आपको डिलीवरी के कम से कम 6 महीने तक लेनी है, जिससे आपका जो बैक एक है, जो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं प्रेगनेंसी के बाद, जो आपको कमर में दर्द शुरू हो जाता है, जो अगर आप लेते रहोगे उसको तो वो आपको लेना है। वो आपका डिलीवरी के दौरान जो ब्लीडिंग हुई, आपको जो खून बह गया, वो सबको वापस से स्टोर जो है आपका जो उसको रिप्लेनिश करने का काम करता है, और ब्लड में, खून में आयरन और कैल्शियम का लेवल बनाए रखता है। विटामिन सी है जो आपको सिट्रस फ्रूट खाने हैं। फिर जब जो महिलाएं बोलती हैं या उनके घर वाले की दूध कम आ रहा है, दूध कम बन रहा है मैडम, इसलिए ऊपर का दूध दे रहे हैं, तो क्या लिया जा सकता है? तो हम लोग ये गैलेक्टोगॉक्स होते हैं वो बताते हैं, और एक टैबलेट होती है जो प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रीट करती है बॉडी में, पर वो टैबलेट सिर्फ जब तक लेते रहेंगे तभी तक वो काम करेगी। उसके बाद जैसे आप वो टैबलेट लेना बंद कर देते हो, दवा वो वापस से अपने
पिछले वाले प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स पे चला जाता है। तो इसलिए बेटर ऑप्शन ये है, ज्यादा अच्छा ऑप्शन ये है कि हम गैलेक्टोगॉक्स लें, जिसमें कि सफेद चना जो काबुली चना है वो है, ओट्स है, आजकल स्टील कट्स ओट्स आते हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, बार्ली है, काजू बादाम मैंने बताया, हरी साग सब्जी बताया, और मेथी के दाने, वो पानी में भिगो के आप पी सकते हो, चबा सकते हो, घूट सकते हो। ये सब है जो दूध बढ़ाने में मदद ले सकते हैं। मेथी के लड्डू आप खा सकते हो। तो ये सब चीजें, ये सब जो गैलेक्टोगॉक्स है, इसका फूड प्रिपेयर करके इसका खाना, ये सब परिवार का सहयोग है जो एक माँ को चाहिए रहेगा। स्तनपान में पिता की भूमिका, अब जैसे मैंने बताया, जो इस बार का उद्देश्य है कि हमें एजुकेट करना है, मतलब प्रशिक्षित करना है माओं को और उनके परिवार को भी, और जो मैंने बर्थ कंपेनियन का कॉन्सेप्ट बताया, और स्तनपान में भी उनको सपोर्ट कर सकें, जिससे कि इतना आसान चीज नहीं है और माँ को पहले से नहीं पता होगा। हमें उनको बताना है कि ये चीज कैसे लैचिंग, पहले से नहीं पता होगा, हमें उनको बताना है कि ये चीज कैसे लैचिंग है, कैसे होल्ड है, ये सारे, ताकि माँ सोते वक्त, दिन में, रात में अपना ध्यान रखते हुए बच्चे को दूध पिला सके। इसमें पिता की बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कैसे कि हंगर क्यूज जो है, जो मैंने बताया अर्ली, मिड और लेट, कि बच्चा पहले इधर उधर मुंह घुमाएगा, अंगड़ाई लेगा, मुंह चूस, अपनी उंगलियों को मुंह की तरफ ले जाएगा, चूसेगा, जीभ हिलाएगा, जीभ बाहर निकालेगा। तो ये सब क्यूज जो है ये पिता भी देख सकते हैं। ये साइंस जो है, ये जो संकेत हैं, ये पिता भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई बच्चे का भूख का समय हो गया है, बच्चे को माँ के पास ले आओ, थोड़ी देर बच्चा अगर कहीं और है, बच्चे को सही पोजीशन में सुलाने में मदद करें ताकि बच्चे का फुल बॉडी मास सपोर्ट कर सके। स्पेशली जो जिनको नॉर्मल डिलीवरी हुई है पर नीचे की तरफ टाके आए हैं, या जिनका ऑपरेशन हुआ है उनको टाके आए हैं नीचे की तरफ, तो उनको बिल्कुल सपोर्ट चाहिए होगा, क्योंकि उनको टाकों में कुछ टाइम तक, मतलब 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक तकलीफ रहती है। तो उनमें पिता की बहुत बड़ी भूमिका है, या किसी की भी, जो बच्चे को पकड़ के प्रॉपर होल्ड में, मतलब अच्छे से बच्चा होल्ड कर सके, और लैचिंग प्रॉपर हो गई है, मतलब जो जुड़ाव है स्तन से वो बराबर हो गया है कि नहीं वो देख सके। माँ कभी कभी जिनका स्तन बड़ा है या निप्पल नीचे की तरफ जा रहे हैं वो माँ नहीं देख सकती, तो वो पिता देख सकते हैं। फीडिंग के बीच में माँ को पानी चाहिए, टिश्यू का बॉक्स चाहिए, कोई कोल्ड कंप्रेस चाहिए, अगर दूसरे स्तन में से दूध निकल रहा है उसके लिए पैड चाहिए, नर्सिंग पैड चाहिए, कोई क्रीम चाहिए निप्पल पे लगाने के लिए, ये सब चीजों की जरूरत है, पिता उसका ख्याल रख सकते हैं। माँ को बीच में भूख लग रही है, प्यास लग रही है, बाथरूम जाना है, वो कुछ करना है, उसका पिता ख्याल रख सकते हैं। आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते वक्त अपने पार्टनर के साथ ही रहें, ताकि उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। पानी दे सकते हैं, अगर वो भूल गई है पानी पीना, उनके बगल में रख सकते हैं। पोजीशन चेंज करते वक्त ध्यान रखें कि आपकी पार्टनर को कुशन या किसी और चीज की जरूरत हो सकती है, ऐसे में उनकी मदद करें। स्तनपान कराने के दौरान उत्साहजनक बातें करना, यानी पॉजिटिव थॉट्स देना कि बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी बात है कि आप स्तनपान करा रहे हो, ये इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, उसके बाद भी आप सारी तकलीफों सबसे गुजर की, क्योंकि माँ को डिलीवरी हुई है, खून बह रहा है नीचे से, जब बच्चा ज्यादा जोर से सक करता है तो ऑक्सीटोसिन की वजह से ज्यादा नीचे से ब्लीडिंग भी बढ़ जाती है। तो माँ, बहुत सारे माँ को अवसाद हो सकता है, माँ तनाव में हो सकती है, तो ये सारी चीजें माँ के दिमाग में चलती रह सकती हैं। माँ को ये भी महसूस हो सकता है कि मैं शायद सफिशिएंट नहीं हूँ अपने बच्चे के लिए, मैं 24 घंटे अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती हूँ, जो कि एक आम बात है, हर माँ को ये ख्याल आता है। तो ऐसे में आपको वहां रहना चाहिए कि नहीं, प्रेग्नेंट आप हुए थे, 9 महीने आपने अपने बच्चे को हमारे पेट में रखा है, अब मेरा टाइम है कि मैं आपका ध्यान रखूं और बच्चे के लिए जो हो पाए मैं वो कर सकूं। तो इसके लिए पार्टनर को उस निर्णय का समर्थन करना चाहिए, और पॉजिटिव माइंड से, पॉजिटिव थॉट से उसको बातें करके उसको इनकरेज करना चाहिए, मतलब उसको बढ़ावा देना चाहिए कि जो भी आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो और ऐसे ही करते रहो। तो इसके लिए इसी के साथ मैं अभी आपको ये स्लाइड जो है वो सारी खत्म हो गई है, बट आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, दूध कम, ज्यादा दूध आ रहा है, या वर्किंग मदर्स के लिए मैं बोलना चाहूंगी, मैं खुद एक वर्किंग मदर हूँ, मेरा बच्चा अभी 22 महीने का होने वाला है, और मैं हॉस्पिटल आती हूँ, ओपीडी करती हूँ, फिर मैं ऑपरेशन करने आती हूँ, और मैं अभी तक अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ। मेरा खुद का उदाहरण है कि बीइंग अ वर्किंग मदर, तो मैं ये कैसे करती हूँ कि मैं उसको सुबह, मतलब कोशिश करती हूँ दिन में 5 से 6 बार मैं उसको दूध पिलाऊं, क्योंकि ये बाहर का डाइट भी अभी उसका प्रॉपर खाना भी शुरू हो चुका है,
तो इसके साथ पर मैं उसको कोशिश करती हूँ 4 से 5 बार, और स्पेशली मैं उसको रात में दूध जरूर पिलाती हूँ, क्योंकि रात में दूध पिलाने से जो प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रीट करता है वो पूरे दिन मेरा जो फीडिंग है ना, मतलब जो दूध मिल्क का सिक्रीशन है वो बनाए रखता है। तो इसके लिए मैं उसको रात में फीड जरूर कराती हूँ। तो मैं वर्किंग मदर से यही बोलूंगी कि 2-3 चीजें आप कर सकते हो। पहली तो ये, जो भी कामकाजी महिलाएं हैं, जो माँ हैं और 6 महीने या 3 महीने की मैटरनिटी लीव के बाद उनको काम पे जाना पड़ रहा है, तो वो क्या कर सकती हैं कि अब अपना मिल्क जो है वो एक्सप्रेस कर सकती हैं हाथ से दबा करके, या आजकल वैक्यूम पंप आते हैं, वो मैनुअल वैक्यूम पंप से या इलेक्ट्रॉनिक पंप से दूध को निकाल करके उसको स्टोर कर सकती हैं। अगर वो 6 घंटे में दूध पिलाना है, 60 ml 80 ml दूध है, तो वो रूम टेम्परेचर पे स्टोर किया जा सकता है किसी साफ सुथरी अंधेरी जगह पे। अगर आप 24 घंटे के लिए जा रहे हो, या आप 18 घंटे 12 घंटे अगर आप काम करते हो 9 बजे से 5 बजे, और बच्चे को 2 से 3 बार से ज्यादा फीड की जरूरत है, तो आप 2-3 बार कुछ अंतराल पे जब आप पंप करते हो ना, तो फीड ज्यादा होता है, दूध ज्यादा बनता है और ज्यादा निकलता है। तो आप बार बार फीड करके पंप करके बच्चे का दूध स्तन का दूध बाहर निकाल करके उसको साफ शीशे के कंटेनर में या स्टील के ढके हुए बर्तन में रख करके, जो फ्रिज का सबसे निचला हिस्सा है उसमें पीछे की तरफ रख सकते हो, और ऐसे आप उसको 24 घंटे के लिए वो दूध चला सकते हो। और अगर आपको 24 घंटे भी से भी ज्यादा अगर आपको बाहर जाना है, तो आप कई बार दिन में 3 से 4, 5, 6 बार दूध पंप करके उसको कलेक्ट करके उसका बर्फ, उसका पैक, मतलब वो जो डब्बा है उसको फ्रीजर में रख के रख सकते हो, फ्रीजर में रख के। और अब जब आपको दूध पिलाना है तो उसमें से उतना ही दूध एक कंटेनर में रखें जो एक बार में जिसको रूम टेम्परेचर पे रख के पिलाया जा सके, यानी 80 ml 120 ml जितना भी आपके बच्चे की डाइट है उतना दूध आपको निकालना है उसमें से, उसको फ्रिज के लोअर कंटेनर में रख देना है या फिर से बाहर निकाल देना है, या अगर जल्दी है तो गर्म पानी के से भरे बर्तन में उस दूध को रख देना है। जब वो दूध पिघल जाएगा और रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो आप बच्चे को दूध पिला सकते हो। तो ये वर्किंग मदर के लिए स्पेशल है कि वर्किंग मदर को है कि बिल्कुल जॉब है और मैटरनिटी लीव फिक्स है कि 90 डेज या 6 मंथ की ले सकते हो आप। तो आप कोशिश करो कि डिलीवरी और उसके बाद की सारी मैटरनिटी लीव रखो, जिससे आप 6 महीने अपने बच्चे के साथ रह सको। और जिनके पास से 3 महीने की मैटरनिटी लीव है वो आप दूध स्टोर करके इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे ऑल वेलकम, आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर शिल्पा। हमारे प्रतिभागी क्या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? जब आप फील्ड में काम करते हैं या आपके आसपास ऐसी माएं हैं जो अभी बच्चों को दूध पिला रही हैं, तो अगर उनके कोई सवाल हो तो आप कनेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर आप सभी के पास है। अगर अभी आपके सवाल नहीं है तो आप अपने सवाल मुझे पोस्ट कर सकते हो, और फिर हम डॉक्टर साहब से जवाब लेके आपको वो जवाब पोस्ट कर सकते हैं। पर अगर कोई सवाल है अभी, कमल आपका कोई सवाल है? तो नो कि जब वो ब्रेस्ट फीड रात को करते हैं तो कैरीज की ज्यादातर प्रॉब्लम आती है मदर बेबीज में, और काफी देखा गया कि हम उसको उस हिसाब से क्लीन नहीं कर पाते टीथ को। तो ज्यादातर डेंटिस्ट की उसमें रिकमेंडेशन रहती है कि आप इसको डिसकंटिन्यू कर दो थोड़ी टाइम के लिए ब्रेस्ट फीड। तो कुछ ऐसा हो सकता है जिससे मतलब उनको ना प्रॉब्लम हो कैरीज की बच्चों को? अच्छा, तो ऐसे में पिता की बहुत भूमिका है कि जब बच्चा दूध पी ले, स्वैलो करना मतलब जो घोट रहा है दूध को, वो जब बंद कर ले तो पिता बच्चे को ले ले माँ के पास से और बच्चे को दूध सुलाने की कोशिश करे और फिर माँ के बगल में बच्चे को रख, क्योंकि ताकि बच्चा माँ का निप्पल को पैसिफायर की तरह यूज नहीं करे और बच्चा मुंह में निप्पल नियर नहीं रहेगा, तो जो डेंटिस्ट की कोई भी दांत की जो कोई प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। ठीक है, बट कोई भी डेंटिस्ट दूध पीने से, रात में पिलाने से नहीं मना करेंगे। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आपको मेरे अपने सवाल का उत्तर मिल गया है। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। क्या कोई और सवाल है हमारे पास? मुझे लगता है कि शायद और हमारे प्रतिभागियों के सवाल नहीं हैं। अगर आज के सेशन को लेके, ब्रेस्ट फीडिंग को लेके अब भी आपके कोई सवाल है तो आप सबके पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, और जिस लिंक से आपने ज्वाइन किया है वो हमारा ईमेल आईडी भी है। आप अपने सवाल हमें पोस्ट कर सकते हैं और हम डॉक्टर साहब से जवाब लेके आपको उसका जवाब भेज देंगे। तो अब मैं सेशन को खत्म होने की तरफ हम लेके जा रहे हैं, और अब मैं इनवाइट करती हूँ मिस्टर सवितेश को वोट ऑफ थैंक्स के लिए। ओवर टू यू सवितेश।
तो आज की इस ई गोष्ठी के लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा पीजीआई चंडीगढ़ का और हमारे हेड सर डॉक्टर अरुण अग्रवाल सर का। मैं धन्यवाद देखता हूँ अपनी संरक्षिका डॉक्टर पूनम मैम, जिनके अधीन ये सुपोषण प्रोजेक्ट चल रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ आज की हमारी जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर शिल्पी श्रीवास्तव मैम। थैंक यू सो मच मैम, आप आज कीमती समय निकाल के हमारे बीच आए। और मैं धन्यवाद देता हूँ आज के जो भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए थे। आज उम्मीद करता हूँ कि आपने आज कुछ सीखा होगा और आगे चल के आप इसका अप्लाई भी करेंगे, और अगर कुछ सवाल होंगे आपके तो आप नाम से पूछ सकते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे जो सह आयोजक हैं न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, एहसास, ईट राइट इंडिया, नेट प्रोफैन और पोषण अभियान का। तो सभी का धन्यवाद आज के इस ई गोष्ठी में आने के लिए, और उम्मीद करते हैं हम जल्दी ही मिलेंगे फिर अपने अगले ई गोष्ठी या ई रसोई सेशन।